हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से प्लीज ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। चलो देखो आंसर आने यहाँ पर स्टार्ट हो गए, तो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे और फटाफट से इसका मुझे आंसर करेंगे। लर्निंग के बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग। अधिगम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप अभ्यास करते हो, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, नहीं पूछा है। लर्निंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल हमारे अनुभव से बिल्कुल होता है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में एक परमानेंट चेंज यहाँ पर छोड़ के जाता है। या फिर लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी, परिपक्वता के कारण व्यवहार में आपका परिवर्तन होता है। तो जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फर्स्ट का डी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। जो भी सी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जितने भी लोग सी लिख रहे हैं, अग्रोही या जितने भी लोग सी लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत है जी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं और परमानेंट भी कहीं ना कहीं आपकी चीजें होती रहती है। ठीक है, लेकिन हम ये कह देते हैं भी आपका आप परिपक्व हो रहे हो। ठीक है, आप मैच्योर हो रहे हो, इसकी वजह से आपकी लर्निंग हो रही है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। मैंने आपको एक ना क्या करवाया था, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि आपका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो किस पर आपका बेस होता है। जब बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा हो, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो और बच्चा जो है मैच्योर यहाँ पर हो रहा हो, तो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पर चलेंगे। फर्स्ट का 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट द इंपोर्टेंस ऑफ स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग। स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग वो मेथड होता है, देखो विराम विधि कहा गया है, मतलब जब भी आप बच्चे को समझाएंगे ना तो उसको रिपीट करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर इंटरवल के बीच में, एक गैप के बीच में। आपने अगर बच्चे को कुछ समझाया है तो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या थोड़े समय के बाद आप उसको उस चीज को फिर से बताएंगे, फिर कुछ गैप लेकर के फिर उस चीज को उसे बताएंगे। ठीक है, तो इसका क्या इंपोर्टेंस नहीं है आपसे पूछा है, क्या इसका इंपोर्टेंस नहीं है वो आपसे पूछा। जो भी ये कह रहा है कि इंग्लिश में विजिबल नहीं है, सब कुछ विजिबल है। ओके, मेरे से आगे मत बढ़ो, जहां पर मैं चल रही हूं वहां तक चलो। ठीक है, चलिए सेकंड का बताएंगे जी, सेकंड का आंसर बताएंगे। देखिए जिस लर्निंग डज नॉट गेट टायरिंग, भाई सीखने पे थकान नहीं होती है जब हम स्पेस्ड लर्निंग करते हैं, जब हम गैप में बच्चे को कराते हैं। ठीक है, तो लर्निंग में थकावट नहीं होती है। जो आपका मेमोरी ट्रेसेस है वो कंसोलिडेट मतलब मजबूत नहीं होता है। जो आपका स्मृति है, जो मेमोरी है वो आपका मजबूत नहीं होता इससे, जब आप बच्चे को बीच बीच में गैप देकर के बता रहे हो, या फिर इंटरेस्ट बच्चे का बना रहता है, या फिर आप दिमागी तौर पर बिल्कुल भी आप उबते नहीं हो, आपको बोर नहीं होता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। सेकंड का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 2 मार्क करे बिल्कुल करेक्ट है। आपकी मेमोरी कंसोलिडेट होती है, आप मजबूती के साथ चीजों को सीखते हो। भाई हमें भी तो रिवीजन करने की जरूरत होती है ना, टाइम टू टाइम हमको रिवीजन करने की जरूरत होती है। तो अगर टीचर भी बच्चे को गैप लेकर के चीजें बता रहा है तो बिल्कुल सही बात होती है। सो 2 यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट चलते हैं। चलो ये देखो, अब तो विजिबल है सबको। ठीक है, मेरे से आगे जाओगे तो फिर विजिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर मैं थोड़ा इसको कम जूम करूंगी ना, लाइक उसको अगर एक नीचे लेके जाऊंगी तो फिर आपको शायद विजिबल ना हो पाएगी चीजें। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ टीचर ब्लॉक्स द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। एक क्रिएटिव बच्चा है, क्रिएटिव है मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, वो बहुत ही सुपीरियर बच्चा है, और टीचर के द्वारा करा गया कौन सा काम उसकी जो पोटेंशियल, जो क्षमता है उसको रोकेगा। ऐसा टीचर क्या काम कर रहा है जो उसको रोक देगा। ठीक है, तो आपको बताना है। अगर टीचर बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए एनकरेज करता है तो उसका पोटेंशियल रुक जाएगा, या फिर इंसिस्टेंस ऑन कंफर्मिटी टू द आइडियाज ऑफ अदर, दूसरों के विचारों के अकॉर्डिंग जाने के लिए अगर टीचर कहेगा भाई दूसरे क्या चीज सोच रहे हैं उसके तहत जाओ। ठीक है, या फिर फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, अपने खुद के आइडियाज को आप एक्सप्रेस करिए, आप निकालिए आपके अंदर क्या इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। या फिर मोटिवेशन फॉर इनोवेशन, भाई नई नई चीजें खोजने के लिए टीचर क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड का। यस, बहुत बढ़िया, 2 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया है जी, गजब की चीज है। चलिए नेक्स्ट करेंगे जी, 4th देखेंगे। 4th क्वेश्चन पे आइएगा। 4th क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक तो।
ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एक्वायर्ड मोटिव्स। मैंने जब मोटिवेशन बताया था तो आपको बताया था दो तरीके के मोटिव्स होते हैं। एक मोटिव्स आपका जैविक होता है, यानी कि बायोलॉजिकल होता है, जो आपके मेन होते हैं, मतलब आधारभूत होते हैं, वो आपके आप उनके बिना नहीं रह सकते, आपकी जिंदगी का जो बेस है वो है, ठीक है। और एक आपके एक्वायर्ड होते हैं, लाइक वो जो है सोशल होते हैं, जो आप ग्रहण करते हो, ठीक है, अपने समाज से आप ग्रहण करते हो। तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं एक्सप्लेन करता एक्वायर्ड मोटिव्स। जो आपका दूसरे वाला मोटिव है दैट इज एक्वायर्ड मोटिव्स, उससे उसके साथ ये ऑप्शन आपका नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या मार्क करोगे, ये इनेट नहीं होता, जो एक्वायर्ड मोटिव्स है वो इनेट नहीं होते। आपने नोट पूछा है, ध्यान में रखना, ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस आपको निकालना है। ये यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है, सार्विक होते हैं। दे आर नॉट एसेंशियल टू सर्वाइवल, ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होती है। दे अफेक्ट्स लर्निंग, ये आपकी लर्निंग को बाधित करते हैं। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, ये आपकी लर्निंग को बाधित करते हैं। चलिए इसका आंसर देखो, इनेट आपके कौन से होते हैं भाई, बायोलॉजिकल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके इनेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल जो है आपके बायोलॉजिकल वाले होते हैं, ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं। जैसे आपके एक्वायर्ड मोटिव्स में क्या आ जाता है, आपकी क्यूरियोसिटी आ जाती है, ठीक है, भाई किसी चीज को जानने की इच्छा, आपका एटीट्यूड आ जाता है, आपका इंटरेस्ट आ जाता है। भाई ये सारे जो है आपकी क्या, देखो सबके एटीट्यूड, सबका इंटरेस्ट, सबकी क्यूरियोसिटी लेवल अलग अलग होती है, तो आप ये नहीं कह सकते सबका सेम होता है। ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। किसी चीज को लेकर के अगर मेरा एटीट्यूड कुछ ऐसा है तो सबका ऐसा ही रहेगा, नहीं कह सकते। तो ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं। तो हमारा जो फोर्थ है वो ही यहाँ पर, सॉरी 2 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का बी मार्क करेंगे सभी के सभी, ठीक है, विदाउट एनी डाउट फोर्थ का आप यहाँ पर बी मार्क करेंगे। और दे आर नॉट एसेंशियल टू सर्वाइवल, यस बिल्कुल बात है, बिकॉज एसेंशियल हमारे बायोलॉजिकल वाले होते हैं, जैसे हमारा हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ठीक है, हमारा स्लीप हो गया, ये सब बायोलॉजिकल है। इनके ये हमारे लिए बहुत क्या है, ये हमारे लिए कैसे होते हैं, बहुत सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड होती है, ठीक है, और लर्निंग को अफेक्ट बिल्कुल करते हैं। सो फोर्थ का 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई स्पीड इतनी रखू ना, थोड़ी बढ़ाऊं कि घटाऊं, बता देना मुझे, ठीक है। द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट ऑफ ए टास्क अफेक्ट द लर्निंग ऑफ दैट टास्क, हु प्रोपाउंडेड दिस लॉ ऑफ लर्निंग। आपको इसमें एक शब्द ऐसा लिखा गया है जिसको देख करके पकड़ जाना चाहिए है कि ये नियम किसके द्वारा दिया गया है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया है, और ये चीजें मैं आपको करवा चुकी हूं, ठीक है, ये चीजें मैं आपको करवा चुकी हूं। कहता है कोई भी काम आप कर रहे हो, उस काम से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो आपके उस टास्क को बहुत प्रभावित करता है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस टास्क का, बहुत आपको प्रभावित करता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम लाइव, चलिए हाँ स्पीड में इतनी रखूंगी क्योंकि फिर हम ना ऐसे मतलब 8 बजा देंगे, फिर हमारी चीजें नहीं हो पाएगी। ओके तो सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट, चलिए बताइए कोई किसी को समझ में आया, यस बहुत बढ़िया। 5 का बी, ठीक है। थॉर्नडाइक में 3 नियम दिए हैं भाई हमारे। एक इफेक्ट का नियम था, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, जब आपका कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर वो रिजल्ट वही निकल के आ रहा है जिसके लिए आप कर रहे हो तो आप मोटिवेट हो जाओगे, आप उस काम को और बढ़िया तरीके से करेंगे। और अगर जिसके लिए आप कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट यहाँ पर लूज करेंगे। जैसे आज यहाँ पर इस लाइव में अगर आए हो तो किस मकसद से आए हो भाई, आप क्वेश्चन कर पाए, अगर आपके अच्छे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, अगर आपके सीडीपी में 20+ भी नंबर अगर आपके पहली दफा आ पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ हमने अच्छा पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हम थोड़ा सा और हमें मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके नंबर आते हैं 12-13 समथिंग, देन आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं अभी नई चीजें आपकी कंप्लीट है, बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का जो सेकंड नियम है वो क्या है, रेडीनेस का। आप सीखने के लिए सबसे पहले तो रेडी होइए, ठीक है। और उसके बाद कौन सा था, एक्सरसाइज का, जिसमें हम लॉ ऑफ यूज और डिसयूज की बात कर रहे थे। सो 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। विच ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। जब भी ऐसे बच्चे जिनको सुनता कम है, ठीक है, जो जिनको सुनने में समस्या, दृष्टि नहीं श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सा टीचिंग लर्निंग नेसेसरी नहीं है, इसमें से कौन सा जो है ऐसे बच्चों के लिए सही नहीं है, जो बच्चे जिनको कान से कम सुनता हो या फिर ना सुनता हो, ठीक है, उनके लिए बात करें। हाँ कोमल, वेल डन, बहुत बढ़िया, कोमल के लिए क्लैपिंग करेंगे। चलिए लिप रीडिंग, क्या ऐसे बच्चों के लिए लिप रीडिंग ठीक नहीं है, मतलब होठों से, ठीक है, लिप रीडिंग करना, आवाज नहीं निकालना बल्कि होठों को देख करके अगर वो बच्चे समझ पाए। साइन लैंग्वेज, ऐसे बच्चे के लिए साइन लैंग्वेज, जैसे वो ऐसे वैसे वैसे करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, तो वो समझ जाते हैं, उनको पता रहता है। या फिर ब्रेल स्क्रिप्ट या फिर मोटर ट्रेनिंग, कौन सा आप यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करेंगे, 6 का। चलिए 6 का सी दे रहे हो, डी दे रहे हो,
6 का सी दे रहे हो, डी दे रहे हो, सी सी ओ डी है और ए जो है वो 4 है, ए और सी। चलिए देखो ब्रेल तो हम सबको पता है किसके लिए होता है, जिनको कम दिखता है, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं ना, जिनका विजन सही नहीं है, जिनका टोटल विजन नहीं है, उनके लिए हम ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो फिर वो ना टच करते हुए समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है। और मोटर ट्रेनिंग ना लाइक अगर किसी बच्चे को फिजिकल शारीरिक तौर पर अगर कोई दिक्कत है ना तो उन बच्चों को दी जाती है, ठीक है। जैसे अगर हाथ का मूवमेंट हम उन बच्चे को करवाना चाहते हैं तो उसे बॉल थ्रो करवाएंगे, भाई जिनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है। तो इसका कान से सुनने वालों से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो शरीर से वैसे ठीक है। सिर्फ हियरिंग इंपेयरमेंट की बात करी गई है, तो लिप रीडिंग बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा और साइन लैंग्वेज में बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। सो ए और बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट नेसेसरी जो है वो सी और डी है और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। सो 6 का सी जिसने दिया है बहुत बढ़िया। चलिए ए और बी ठीक है, सी और डी रोंग है। वाओ क्या लैंग्वेज लिखी है, रोंग है, RONG, RONG। हाँ चलो मैं समझ गई रूबी, ठीक है मैं समझ गई। चलिए 7th पे आइए। Child has to learn a lesson by dividing it in several sections as per his convenience। एक बच्चा कोई भी चीज पढ़ता है तो वो हर चीज को टुकड़ों में तोड़ करके करता है, भाई जितना उससे हो पाता है वो उसको ना ब्रेक करके पढ़ रहा होता है। तो ये कौन सा मेथड है लर्निंग का, कौन सा मेथड है ये लर्निंग का? होल मेथड है, मास्ड मेथड है, पार्ट मेथड है या फिर इंसिडेंटल मेथड है? तो होल मेथड आपका पूर्ण विधि होता है जब आप एकदम से सारी चीजों को पढ़ देते हो। मास्ड होता है जब आप नॉन स्टॉप सारी चीजों को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप रुक ही नहीं रहे हो। पार्ट होता है लाइक जब आप ब्रेक करते हो चीजों को, ठीक है, जब आप तोड़ करके पढ़ते हो, तो वो आपका अंश विधि होता है। यहाँ पर अगर एनालिसिस भी आ जाए तो भी गलत नहीं होगा। एनालिसिस में भी हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। और इंसिडेंटल मेथड वो होता है जब आप प्लानिंग के तहत नहीं करते किसी भी चीजों को, अनप्लान्ड होता है। इंसिडेंट मतलब लाइक घटना पर आधारित है, भाई होगी वो चीजें, ठीक है। तो 7th का क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि सबने दिया होगा। यस पार्ट मेथड, बहुत बढ़िया। चलिए जी सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग ताकि सभी लोग जुड़ सके। 8 पर आ जाएंगे। Which teaching learning strategies will be important? अपने आंसर्स जरूर काउंट करते जाइएगा, मतलब गलत देख लेना कौन कौन से कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। स्पेशली CDP में मुझे बताना कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। Which teaching learning strategies will be important for an inclusive classroom of students with different needs? ये जितनी भी आपके नीचे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज दी गई है, शिक्षण अधिगम जो रणनीतियां दी गई है, वो कौन कौन सी जरूरी है जब भी डिफरेंट, हर बच्चे की डिफरेंट नीड होती है इंक्लूसिव क्लासरूम में, ये हमने पढ़ा है। तो इसमें कौन कौन सी जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए कि सभी बच्चे शामिल हो पाए, सभी बच्चों की नीड्स यहाँ पर कैटर करें, ठीक है। कौन कौन सी? मल्टी सेंसरी टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग या फिर टीम टीचिंग, कौन सा आप यहाँ पर मार्क करेंगे? चलिए 8 का देंगे जी फटाफट से, ठीक है 8 का देंगे। देखो मल्टी सेंसरी टीचिंग मतलब जब आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए चीजों को कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगी शिक्षण आप कर रहे हो, सहयोगी अधिगम यहाँ पर बच्चे का हो रहा है कि बच्चे मिल करके चीजों को कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। और पीयर ट्यूटोरिंग मतलब आपस में भी बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, साथ ही शिक्षण हो रहा है, ठीक है। और टीम टीचिंग तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं कि टीम टीचिंग में क्या आ जाता है बेसिकली कि बहुत सा लाइक एक से ज्यादा टीचर जब पढ़ाते हैं तो हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिर होता है, तो उस बच्चे को सभी टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, वो सभी एक्सपर्ट से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो टीम टीचिंग भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सो जिसने भी सबसे पहले 4 दिया है भाई बहुत बढ़िया, ABCD यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके ABCD यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जो कि श्री ने दिया है यहाँ पर सबसे पहले 8 का 4। चलिए जी 9th आ जाएगा। In which learning disability the following intervention programs are suggested? देखो यहाँ पर ये कुछ लर्निंग की डिसेबिलिटी यहाँ पर आपके लिए मेंशन है, ठीक है। इन लर्निंग की, इनमें से कौन सी लर्निंग की डिसेबिलिटी के लिए ये जो प्रोग्राम है वो मेंशन करे गए ए और बी किस डिसेबिलिटी के साथ जाएंगे? लर्निंग की डिसेबिलिटी हमने डिस्कस करी थी, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है, ठीक है, ये नहीं होता डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है आपका रीडिंग रिलेटेड होता है, भाई बच्चा जो है पढ़ता गलत है, ठीक है, और पढ़ेगा तो गलत लाइक वो फिर लिखेगा भी गलत, ठीक है। जैसे बी को डी पढ़ेंगे, पी को क्यू पढ़ेंगे, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। सी को डी बना बैठेंगे, एम को डब्ल्यू बना बैठेंगे, ठीक है, उल्टा बना देंगे, तो वो आपका इससे रिलेटेड। ग्राफिया मतलब जब आपका रिटर्न से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड। कैलकुलिया मतलब आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर कहा गया है
कि बच्चे को हम स्पेलिंग करेक्शन के लिए ड्रिल करा रहे हैं, भी बच्चा स्पेलिंग भी करेक्शन करे अच्छे से, ठीक है। भाषाई समझ के लिए बच्चे को हम चीजें बता रहे हैं। तो ये कब होगा स्पेलिंग के लिए? जब बच्चा गलत पढ़ेगा, ठीक है। जब बच्चा गलत पढ़ेगा तो वो गलत लिखेगा भी, जैसे बी को डी लिख देना, बी को डी पढ़ लेना। आपने ध्यान दिया हो तो ऐसे बच्चे ना पढ़ते भी गलत है, ठीक है, तो वो डी को भी पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9th का वो 1 आएगा, डिसलेक्सिया। किसी ने दिया है 9th का 1? यस, 9 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। डिसलेक्सिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए 10 क्वेश्चन आ जाइएगा। विच साइकोलॉजिस्ट, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। विच साइकोलॉजिस्ट रेंडर्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। चलिए, अब बहुत ही जो समझदार सा कैंडिडेट होगा वो मुझे बताएगा अभी ऑप्शन में ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ठीक है। कम से कम लैंग्वेज में आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, ताकि जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए। इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, चलिए बताइए किसने कहा है ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बात। तो ये सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है और 5-6 सेकंड बबल करने का हो जाएगा, बाकी टाइम आपका बचेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन बात करते हैं यहाँ पर? कहा गया हमारे पियाजे साहब, ठीक है। पियाजे बात करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसमें वो 4 स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें वो 4 स्टेजेस की बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेज, ठीक है, और आपका कंक्रीट। तो कंक्रीट पहले आएगा, फॉर्मल आपका बाद में आएगा, ठीक है जी। यस, 10 का 1 आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है मुझे बताएंगे एक बारी फटाफट से कमेंट में लिख करके। चलिए 11th आ जाएंगे भी। 11th क्वेश्चन कहता है द इवैल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। चलो इसका भी बिल्कुल भी गलत आपने आंसर नहीं करना है। जो चीज सामने नहीं है वो एग्जिस्ट करती है, नजरों से हटाना। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए श्री रितु बाला मलिक, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, वो उसके सामने तब तक ही रहती है जब तक उसके सामने है, ठीक है। वो हटा लेंगे तो वो नहीं रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, जैसे जैसे आपकी जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो खत्म होती जाती है, वैसे वैसे बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। यानी कि अब अगर बच्चे के सामने से कुछ भी हटाएंगे तो उसको पता है कि वो है, कहीं ना कहीं चली गई है। ओके, यस, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, वेल डन, बहुत बढ़िया। नवीश फौजी 11th का करेंगे भाई। देखो इसमें भी प्लीज गलत नहीं करना 11th का भी, क्योंकि आप सभी को पता है फीडबैक जब भी आ जाएगा तो हम, और इंप्रूवमेंट की बात हम कब करते हैं? जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। ओके, जब हम रचनात्मक आकलन की बात करते हैं तो आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो है इंप्रूवमेंट की सुविधा इसमें रहती है। आप अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हो, जो भी लर्निंग के गैप्स है आप उनको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। 2 तरीके के मोटिव की बात करी थी हमने, बायोलॉजिकल भी करा था, एक्वायर्ड भी करा था, और एक हमारा क्या था? इंट्रिंसिक था, आंतरिक मोटिव, ठीक है, और एक हमारा एक्सट्रिंसिक था, यानी कि बाह्य। ओके, तो इसमें से कौन सा एक्सट्रिंसिक नहीं है? मतलब इंट्रिंसिक आपने बताना है, मतलब आपने इंट्रिंसिक बताना है। तो अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट या फिर रेस्ट, तो ये हम सबको पता है जो आपका इंट्रिंसिक है वो कौन सा होता है? हमारा रेस्ट होता है। सो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 12 का 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। चलिए, ऐसा ही बहुत ही आसान सा सवाल, ऐसा ही बहुत ही आसान सा सवाल, हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल एज। चलिए, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? मानसिक आयु किसके द्वारा दी गई है? 12 का 3 ना करो, ठीक है, ऐसा ब्लेंडर ना करो, 12 का 4 मार्क करो, ठीक है भाई। चलो, क्या था वो क्वेश्चन, मेरे तो दिमाग से चला गया। हाँ, ये था भाई, ठीक है, 12 का 4 करो। चलो 13 बताओ भाई, मेंटल एज। देखो अगेन ये सिर्फ सेकंड्स का क्वेश्चन है और बाकी का टाइम आपका बचेगा जो आप अपने अलग चीजों में लगा करके चल सकते हो। तो मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था 13 का? देखो फिर से जसविंदर सिंह सही मार्क कर रहे हैं, बाकी गलत किसने किया है? श्री ने। भाई बिने यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो बिने के द्वारा दिया गया था, ठीक है, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। नाम में देख लेना, बिने पढ़ा जाता है 1905 में, ठीक है। और सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है सबसे पहला, वो भी आपका कौन सा है? बिने साइमन इंटेलिजेंट, बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो कि 1905 में ही दिया गया था। ये अल्फ्रेड बिने है, ये थियोडोर साइमन है, इन दोनों ने मिलकर के इस परीक्षण को दिया था 1905 में, ठीक है। और स्टर्न कौन है? स्टर्न ने तो आईक्यू का कंसेप्ट दिया था 1912 में। और टर्मन कौन है? इन्होंने फॉर्मूला दिया था 1916 में आईक्यू का,
ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला फटाफट से लिख के दिखा दो कमेंट सेक्शन में कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आईक्यू का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, टर्मन ने, और टर्मन ने ये वाला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको कहीं ना कहीं क्या किया था, आपका मॉडिफाई भी किया था। ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पर आ गया था, और फिर उसको स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल का नाम दिया गया था, जो कि सेकेंड नंबर का टेस्ट था। सबसे पहला तो यही मांग करोगे, पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा था, तो बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट था। ठीक है, और दूसरा किसके द्वारा किया गया था, इसी को ही रिवाइज किया गया था टर्मन के द्वारा। ठीक है, टर्मन के द्वारा। ओके जी, चलिए चलिए चलिए, मैम आपने 1904 लिखवाया, 1904 लिखवाया तो भाई गलती हो गई होगी, प्लीज 1905 कर लो उससे। ठीक है, चलो 1905 कर लो भाई, 1905 कर लो। वैसे ऐसा नहीं देगा कि 1904 भी दे 1905 भी दे, आप समझ जाओगे उस चीज को, 1905 कर लेंगे उस चीज को। ठीक है, यस बहुत बढ़िया, यस मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। और आपसे ना कई बारी वो ऐसे भी दे देता है, आपसे वो कई बारी दे भी देता है, कोई भी दो चीज दे देगा और आपको निकालना है, तो वो बहुत बेसिक चीजें होती है, तो उसमें घबराना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होता है। चलिए 14 आ जाएंगे भाई, गैने का क्वेश्चन आ गया। देखो हमने डिस्कस करा और मैंने कहा था गैने के अंदर इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको जो 8 लर्निंग के स्टेप्स है उसको याद कर लो, और वो भी एक बार समझोगे तो अपने आप याद हो जाता है। अकॉर्डिंग टू गैने लर्निंग मॉडल, विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग से पहले इसमें से कौन सा नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए है। सबसे पहले हमारा सिग्नल आता है, देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स आता है, फिर हम चेनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद चेन करने के बाद इसको नाम देते हैं, वर्बल करते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं चीजों के बीच में। ठीक है, विभेदन करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बनाने के बाद इन कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी रूल बनाएंगे, रूल लर्निंग जिसको प्रिंसिपल लर्निंग भी कहा जाता है, और फिर लास्ट में हमारी जो समस्या है वो सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। तो कहा है कि कौन सा नहीं आता कंसेप्ट से पहले, तो रूल जो है मेरा कंसेप्ट के बाद आता है, पहले नहीं आता, इसलिए 14 का 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस बहुत बढ़िया। ठीक है, 14 का, चलिए जी सभी ने फॉर्मूला दिया है, बहुत बढ़िया, 14 का 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत भाई, सीक्वेंस प्लीज याद रख लेना, क्योंकि सीक्वेंस ही पूछते हैं, ज्यादा कुछ इतना खास नहीं पूछते इस वजह से। 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि एक मेरा होता है कौन सा, वर्बल होता है जिसको शाब्दिक कहते हैं, और एक होता है नॉन वर्बल जिसको गैर शाब्दिक कहते हैं। दोनों ही 2 प्रकार से आपके डिवाइडेड होते हैं। ये इंडिविजुअल जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का परीक्षण करते हो वो इंडिविजुअल, और ये ग्रुप जब आप समूह में करते हो, इसका भी इंडिविजुअल और इसका भी ग्रुप, ऐसे आपके ये डिवाइडेड होते हैं। और मैंने आपको टेस्ट वगैरह लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में दीजिएगा, आर्मी अल्फा टेस्ट, रामन से प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, बिने साइमन टेस्ट, या फिर जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, क्या इसका आप यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। चलिए जी फटाफट से बताएंगे 15 का। यस बहुत बढ़िया, 15 का 2 जिसने दिया बहुत करेक्ट है भाई, रामन से प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ठीक है, ये नॉन वर्बल है, और नॉन वर्बल के अंदर भी आपका ग्रुप में आ जाएगा। जो आर्मी अल्फा है वो आपका वर्बल है और वो भी ग्रुप आ जाएगा। जलोटा जो है वो वर्बल है और वो भी आपका ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, बिने साइमन जो है वो आपका वर्बल है और ये इंडिविजुअल टेस्ट है। ठीक है, क्लियर हुई चीजें। सो 15 का आंसर जिसने भी 2 दिया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे 16 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की से आ गया हमारे एक सवाल, द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू सेल्फ। स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू सेल्फ, जब बच्चा स्वयं को निर्देश करता है, स्वयं से बात करता है, तो उसको क्या कहा जाता है। 3 तरीके के स्पीच की बात वाइगोत्स्की करते हैं, 3 तरीके के स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, और मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि पियाजे के किस स्पीच को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। चलिए मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 16 का। यस, इसका आंसर आ जाएगा प्राइवेट स्पीच। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। चीजें सही चल रही है, अभी तक हमने पढ़ा है वही चीजें आ रही है। 1-2 चीजें इधर उधर वैसे भी होती ही है और पेपर में भी हो ही सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो आ रखी है जो मैंने आपको करवाई हुई है। डन, यस 16 का बी है। फटाफट से बताएंगे पियाजे के कौन से स्पीच को इन्होंने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। चलिए 17 क्वेश्चन देखेंगे।
Which teaching learning method is not included in a child centered and progressive education? कौन सा शिक्षण अधिगम जो मेथड है, जो पद्धति है, वो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर शामिल नहीं होती है? कौन सी नहीं है? प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर या फिर एक्सपेरिमेंटल? बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। चलिए, यस हितेन आया, वेल डन, बहुत बढ़िया। ईगो सेंट्रिक, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके अंदर क्या जाएगा 17 का? चलो 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 भाई, पियाजे के ईगो सेंट्रिक स्पीच को इन्होंने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। ओके, 17 का जिसने सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों बढ़िया है जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे भाई, 18 क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए, चलो भाई, देखो हम अभी भी लेट ही चल रहे हैं ना। चलो भाई फटाफट से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस? इन ये जितने भी आपके फैक्टर्स है, इनके अंदर कौन सा हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि आपकी अनुवांशिकता से रिलेटेड कौन सा कारक इसमें से नहीं है? फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या फिर एटीट्यूड? चलिए फटाफट से मार्क करेंगे। देखो भाई, आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आपके जो शारीरिक स्ट्रक्चर है आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी डिसाइड कर देता है आपके जीन्स। जो आपका एप्टीट्यूड है वो भी आपके जीन्स बता देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो आपका एटीट्यूड है भाई, किसी भी चीज को देखने का आपका क्या नजरिया है, आप उसके बारे में क्या सोच रखते हो, ये टोटली आपका डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आप कहाँ पर रह रहे हो, आपके सराउंडिंग में किस तरीके के लोग हैं, उसी हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही तंग लोगों के बीच में हो, जिनकी मानसिकता बिल्कुल ही लाइक छुपी हुई है, लाइक वो बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं है, तो आपके भी वैसा ही हो जाएगा। आपको किसी ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो बिल्कुल ओपन माइंडेड है, तो आप भी ओपन माइंडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 का यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं मार्क करेंगे, 4 मार्क करेंगे। 19 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मोटिव्स? अगेन देखो मोटिव से सवाल आ गया है, मोटिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ मोटिव्स वाज यूज्ड टू लर्न अ स्पेसिफिक बिहेवियर इन थॉर्नडाइक लर्निंग एक्सपेरिमेंट ऑन कैट? थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिस मोटिव पर वो बिल्ली चल रही थी, जो मोटिव उसके सामने रखा गया था, वो किस तरीके का मोटिव था भाई? क्या था वो? बिल्ली के सामने क्या रखा गया था? एक मछली का टुकड़ा रखा गया था। ठीक है, एक फिश का मीट रखा गया था, मछली का टुकड़ा रखा गया था उसके सामने खाना। तो वो किस तरीके का था? बायोलॉजिकल था, सोशल था, एक्सट्रिंसिक था या फिर एनवायरमेंटल था? तो इसके अंदर आपका मोटिवेशन भी इंक्लूड कर दिया इन्होंने। और अगर आपको चीजें अच्छे से पता है भाई कितने तरीके के मोटिव्स होते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। ओके, सो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 19 का 3 मार्क कर रहे हैं मंजीत कौर, जो कि बिल्कुल गलत है। 19 का 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बायोलॉजिकल मोटिव है भाई, भूख लगी है बिल्ली को, और भूख क्या है? आपका बायोलॉजिकल मोटिव होता है। इसलिए मैंने कहा था दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया है। सो 19 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, सी नहीं आएगा। नो, एक्सट्रिंसिक मोटिव नहीं आएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल मोटिव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 20th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट? टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए कौन सा इसमें से जरूरी है भाई? टैलेंटेड ऑब्वियसली अपने आप में प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ठीक है, गिफ्टेड बच्चे हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चलते हैं, एडवांस में चलते हैं। तो किस तरीके का आप इन चारों ऑप्शन में से इनके लिए अपनाएंगे ताकि उनकी जो चीजें हैं वो और अच्छी तरीके से होती रहे? किस प्रकार की व्यवस्था आप इनके लिए अपनाएंगे? ठीक है, चलिए बायोलॉजिकल होगा। एक्सेलरेशन या फिर रिमेडियल टीचिंग करेंगे इनके लिए, रीडिंग प्रैक्टिस, इनको प्रैक्टिस कराएंगे रीड करने की, या फिर इनको स्पीच थेरेपी देंगे? स्पीच थेरेपी देंगे, क्या करेंगे बताओ? यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस बहुत बढ़िया। देखो रिमीडियल इनको करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इतने एडवांस में चले पड़े हैं। रीडिंग प्रैक्टिस में इनको करवाने की जरूरत नहीं, पहले से ही प्रतिभाशाली है। स्पीच थेरेपी इनको देने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा और तगड़ा शब्द है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को स्पीड अप करते हो, गति देने का काम करते हो। तो इनकी लर्निंग को गति तो देनी है, और करनी क्या है ना, उनको बस थोड़ी सी चीजें प्रोवाइड करनी है, वो अपने आप कर बैठेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। सो 20 का जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 21 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन? चलिए, उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सा इसमें से बिहेवियर सही नहीं है जब हम सोशल बिहेवियर की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक जो व्यवहार है उससे रिलेटेड बात करते हैं? तो आप ये भी ध्यान में देखना कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा सामाजिक चीज से रिलेट नहीं करता है। कोऑपरेशन में, सहयोग में, सिंपैथी, एम्पैथी या फिर ईगो सेंट्रिज्म?
क्या आप यहाँ पर मार्क करेंगे? चलिए 81 यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावना, मिलजुल कर जब आप सारी चीजें करते हो तो क्या वो सोशल नहीं है? वो है सोशल भाई। ऑपरेशन कर रहे हो भाई, मिलजुल कर कर रहे हो, वो है सोशल। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति करना। जब आपको लगे भाई सामने वाले के साथ गलत हो रहा है तो आपको लगे अरे इसके साथ तो गलत हो रहा है, जब आप ऐसा फील करते हो वो सिंपैथी होता है। एम्पैथी मतलब होता है कि अगर सामने वाले के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको अंदरूनी फील कर रहे हो। सिंपैथी में तो ये था बस यहाँ तक आपने छोड़ दिया कि अरे इसका तो गलत हो रहा है, लीव, वहीं पर खत्म। लेकिन एम्पैथी में मतलब आप जब इनर उस चीज को फील करते हो कि हाँ यार बहुत गलत हो रहा है, और आप भी उस चीज को फील करते हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों से जोड़ करके उसको देख रहे हो कि हाँ मेरे साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ, या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए, तो वो क्या है? एम्पैथी हो जाता है। और ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? अहम केंद्रिता। तो ये आपका जो है आपके इंटरनल चीजों से रिलेट करता है, सोशल नहीं। यहाँ पर इन्होंने सोशल बिहेवियर की बात करी है। सो फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 21 का। क्लियर? यस, 21 का डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सबने दिया है। चलो कई बार तो आप मेरे से पहले ही दे देते हो। चलिए जी 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जब आप उनके लिए जब आप पेजेस भरते हो, लंबे लंबे आप आंसर लिखते हो, ठीक है, खूब फैल फैल के आप आंसर लिखते हो, तो वो ऐसे टाइप होता है। कौन सा नहीं है? डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, क्रिटिकल या फिर रिकॉग्निशन, कौन सा नहीं है? यस, इगोसेंट्रिक स्पीच को। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव जब भी आ जाता है तो आपको उसको वर्णन करना होता है, भाई वर्णन करें, ठीक है, आप इसको लाइनों में लिखे, भरो पेजेस को, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है। एनालिटिक मतलब जब आप विश्लेषण करते हो तो उसमें भी आप चीजों को बहुत ज्यादा खंगाल देंगे, अच्छे से उसको डीप में लिखेंगे, ठीक है। और रिकॉग्निशन का मतलब होता है जब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब भी हम 22 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्योंकि क्रिटिकल भी आप बहुत सारी चीजों को उसमें देख करके लिखेंगे, जब आप उसकी आलोचनात्मक लाइक उसकी हर एस्पेक्ट को देखेंगे, हर पहलू को देखेंगे, तो उसमें भी आप खोल के लिखेंगे सारी चीजों को। लेकिन रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है जब आपको कोई ऑप्शन, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, ये आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, खत्म, आगे नहीं जाना है, इतना ही है बस, रिकॉग्नाइज कर लिया आपने, यही आपका आंसर है। सो 22 का क्या आ जाएगा? यस, सी विल बी द राइट आंसर। 23 देखेंगे, What type of learning is the basis of Pavlov learning theory? Pavlov का जो थ्योरी है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है आपकी, चलो मैंने खुद ही बता दिया, उसमें कंसेप्ट की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, इनसाइट की बात करते हैं, या फिर इमिटेटिव की बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं? चलिए श्री बहुत एडवांस में चल रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप हिंदी में, अच्छा हिंदी वाले पढ़ रहे हैं। चलिए जी, इसमें भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंडीशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कंडीशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइम बचाएंगे और फटाफट से भाग चलेंगे। 24 देखेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइंड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। देखो कितने आसान क्वेश्चन आ रखे हैं पीआरटी में, है ना, इसमें आप बहुत आराम से 27-28 नंबर ले सकते हो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइंड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। ये तो सबको पता है, किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की। ठीक है, सो 24 का क्या आ जाएगा? यस, 24 का आंसर आ जाएगा 2। 25 पे चलेंगे जी, Which of the following factors negatively affect learning? आपके अधिगम को कौन सा इसमें से फैक्टर है जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है? ये भी आप बहुत ही आसानी से मार्क कर लेंगे 25 का। ठीक है, देखो प्रैक्टिस तो नहीं करेगा अफेक्ट, विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, ये भी नहीं नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, आपकी मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो थकान है वो आपको अफेक्ट करेगा। सो 25 का क्या आंसर आ जाएगा? 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 26 क्वेश्चन, फटाफट से सीडीपी का एंडिंग करेंगे। When the moral development of a child is based on, भाई कोलबर्ग से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैंने पहले ही कहा है कि जो ट्रायो है, ट्रायो में कौन कौन आ जाते हैं? पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। आपने देखा होगा शायद 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए हैं, है ना, 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए हैं, शायद पियाजे से 2 क्वेश्चन आए अगर मेरे ध्यान में सही है तो इन ट्रायो को तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, और बेसिक चीजें पूछी गई है, क्योंकि ये पीआरटी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि टीजीटी बीजीटी में भी इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेंगे आगे उनको भी। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज बेस्ड ऑन द डिजायर टू बी डिक्लेयर्ड। कौन सा इसमें से स्टेज है जिसके अंदर बच्चे की मोरालिटी सिर्फ यहाँ तक सीमित रहती है कि मेरे को अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना है, गुड बॉय गुड गर्ल की टर्म में आना है, बस किस मोरालिटी के अंदर आता है? तो 3 प्रकार के लेवल यहाँ पर कोलबर्ग देते हैं। ठीक है, कोलबर्ग 3 लेवल देते हैं हमारे, एक प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल। सभी के अंदर आपको 2-2 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो लेवल की बात करें तो 3 आ जाएंगे, और स्टेजेस की बात करें तो 6 आ जाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो हम कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कितने लेवल कितने स्टेजेस। तो लेवल 3,
3 चरण होते हैं और स्टेजेस हमारे 6 होते हैं। और इस पर्टिकुलर में बात करेंगे तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट आपका सबसे पहले नंबर का आ जाता है लेवल 1 के अंदर। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज आपका स्टेज 2 आ जाएगा जो कि लेवल 2 के अंदर ही लेवल 1 के अंदर है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसका करेक्ट आंसर है 26 का, ये आपका स्टेज 3 आ जाएगा। स्टेज 4 आपका सोशल ऑर्डर होता है, ठीक है, और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका लेवल 3 के अंदर आ जाएगा। और स्टेज की बात करें तो 5वां हो जाएगी। और छठी स्टेज जो आपकी होती है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल होती है, ठीक है, सार्वभौमिक सिद्धांत होता है। क्लियर हुई भी चीजें? 26 का जिसने भी डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। चलिए जी 27 पे बात करते हैं। 27 डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम। चलिए जो विकास है वो कहां से कहां तक होता है भाई? चलो पहले ही क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, और पहले नहीं दूसरे में प्रिंसिपल्स जब हमने डिस्कस किए थे। जो डेवलपमेंट है वो कहां से कहां तक होता है? कंसेप्शन टू मैच्योरिटी। कंसेप्शन का मतलब होता है जब गर्भ में कोई बच्चा आता है, तो गर्भाधान से परिपक्वता तक होता है, बर्थ से मैच्योरिटी होता है, कंसेप्शन से डेथ होता है, या फिर बर्थ से डेथ होता है। इसको गलत मत करना, ठीक है। यस कोमल, बहुत बढ़िया। प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, बहुत बढ़िया। वंशु कंबोज। चलिए जी 27 बताएंगे जी। भाई इसमें तो मत कम से कम ब्लंडर करो, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग डी क्यों मार्क कर रहे हो? बर्थ टू डेथ क्यों? भाई जो विकास है वो जब बच्चे की नींव माँ के गर्भ में रखी जाती है, जब कंसीव होता है ना बच्चा, तब से ही स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने आपको तभी बता दिया था। कंसेप्शन टू डेथ 27 का 3 विल बी द राइट आंसर। जो भी डी मार्क कर रहे हो क्यों कर रहे हो? बर्थ से नहीं होता। अरे जब सिंगल सेल से किसी भी बच्चे का जो है स्टार्टिंग होती है ना, किसी भी जो बच्चा उसकी स्टार्टिंग सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, और सिंगल सेल बाद में फिर मल्टीप्लाई होती होती मिलियंस एंड ट्रिलियंस में चली जाती है, तभी तो एक बच्चा का हाथ, नाक, कान, पैर जो है सब बनता है। तो ये डेवलपमेंट ही तो है, और क्या है। सो 27 का क्या आ जाएगा? 3 विल बी द राइट आंसर। इसका कोई भी डी मार्क नहीं करेंगे, गलत है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। चलो 28 देखो। 90 से 110 रेंज ऑफ आईक्यू रिप्रेजेंट विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी। चलो मैंने आपको कहा था कि जो आपकी आईक्यू है, आईक्यू मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए थे भाई। मोरन क्या होता है, इडियट क्या होता है, बिलो एवरेज, अबोव एवरेज, सुपीरियर, गुड, वेरी गुड, जितने भी आते हैं रट लो इनको। एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, और इतना इजी मिलना टीजीटी पीजीटी वालों भूल जाओ, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पीआरटी वाले को ही मिल सकता है बस। यस, गर्भ से मृत्यु तक, जय श्री राम, गर्भ से मृत्यु तक। तो ये क्या है आपका एवरेज है। 28 का 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये 28 का सुपीरियर कौन मार्क कर रहा है? यस कोमल सी ही होगा। और 28 का जो 4 मार्क कर रहे हो सुपीरियर है ना भाई, प्लीज इंटेलिजेंस वाला टॉपिक फिर से कर लेना, बिकॉज आपका क्लियर नहीं है। ये एवरेज है। 90 से 110 वाले जो आईक्यू होता है वो नॉर्मल बच्चा होता है, एवरेज बच्चा होता है, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने बोला था देखो, इसके साथ साथ कम से कम ये मॉक टेस्ट में लेके आऊंगा ना, तो आप लोग रिवाइज भी करोगे, पता है, डबल फायदा इससे आपका। प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ में आप ना रिवाइज भी करेंगे। जब आपको ये पता चलेगा अगले संडे फिर मैं आऊंगी लाइव, तो आप रिवाइज करके बैठोगे। विच नेम ऑफ लेट चाइल्डहुड डज नॉट रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। चलिए, जब भी समाजीकरण की बात होती है तो कौन सा लेटर चाइल्डहुड से बिलोंग नहीं करता भाई? पीयर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। चलिए, गैंग एज, एज ऑफ कंफर्मिटी, या फिर प्ले एज, या फिर ट्रांजिशनल एज। 29 का आंसर यहां पर मार्क करेंगे। ओके, देखो नोट लिखा, ये भी देख लो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट 4 मार्क कर रहे हैं वो ट्रांजिशनल एज बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ट्रांजिशनल जो एज है आपकी वो कहीं ना कहीं एडोलेसेंस की तरफ लेकर के आपको चली जाती है। ट्रांजिशन है कहां से? आपके लेटर चाइल्डहुड से और आपके अडल्टहुड के बीच का जो समय है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, वो मैंने आपको कितनी बार कहा था कि एडोलेसेंस क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड है। किसके बीच में? लेटर चाइल्डहुड से और किसके बीच में? अडल्टहुड के बीच में, ठीक है, व्यस्कावस्था के बीच में। तो ये आपका किसके तहत चला जाएगा? लेटर चाइल्डहुड में नहीं रहेगा, ये आपका किशोरावस्था में चला जाएगा। सो ट्रांजिशनल एज 29 का 4 इसका करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का 30th। Which of the following statement is not correct in the context of development? जब भी विकास की बात होती है, देखो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है भाई? प्रिंसिपल को तो रट लो, समझ लो, जो करना है कर लो।
एक क्वेश्चन प्रिंसिपल से 100% देखने को मिलता है, ट्रायो से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, और जो हमारे वो कुत्ते बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट है उससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। Which of the following statement is not correct बताना है। डेवलपमेंट involves functional changes, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, और चिल्ड्रन डेवलप द सेम, या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो बहुत ही सही इसका जवाब कौन सा रहेगा 30th का 3। सभी बच्चे सेम स्पीड से डेवलप नहीं करते, सभी बच्चे का जो डेवलपमेंट रेट है वो सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और कितने मिनट में, बहुत ज्यादा मिनट हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर की बात यहाँ पर करी जा रही है। ऐसे बच्चे जो धीरे सीखते हैं उनकी यहाँ पर बात करी जा रही है, कौन सा इनमें से उनके लिए सही सुटेबल नहीं है, उनके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा जूम कर दिया, इससे ज्यादा और मैं क्या जूम करूँ आपको। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारा कर दिया, अगर अब मैं आपको और जूम करूंगी तो ये आपका फ्रेम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल है। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, रिमीडियल टीचिंग करेंगे, इनके लिए ड्रिल वर्क करेंगे या फिर कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड करेंगे। तो प्लीज ध्यान देना, इन्होंने कहा है स्लो लर्नर के लिए कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सो फर्स्ट का जो लोग भी 3 मार्क कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, जिसने भी A मार्क किया है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। बिकॉज आई थिंक ये एक्सेलरेशन शब्द जो है एक बार पहले भी आया हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड अप करना किसी भी चीज को, और स्लो लर्नर के लिए आप चीजों को स्पीड अप नहीं कर सकते हो। आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको रिमीडियल टीचिंग करना पड़ेगा, उनके लिए अभ्यास कार्य यहाँ पर करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ग्रुप्स में उनको पढ़वाना पड़ेगा आप सभी को। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो किसके लिए बढ़िया रहेगा, जो बच्चे गिफ्टेड है ना उनके लिए अच्छा रहेगा, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं ना, नॉर्मल से ज्यादा थोड़े अच्छे होते हैं, उनके लिए सही रहेगा। सो एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, which of the following characteristics is not related to the concrete operational stage of the cognitive development theory propounded by Piaget? Piaget की यहाँ पर बात करी जा रही है, फटाफट से प्लीज करेंगे इस चीज को। ठीक है, सेकंड का आंसर यहाँ पर करेंगे। चलिए, सेकंड का आंसर आप सभी ने देना है यहाँ पर। यस, सभी को दिख रहा है ना, सेकंड का आंसर बताइए। चलिए, रिवर्सिबिलिटी है, सीरियलाइजेशन है, एनिमिज्म है, या फिर कंजर्वेशन है। इन्होंने कहा है कौन सा रिलेट नहीं करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। तो आपको 4 स्टेज के बारे में पता होना चाहिए। एक हमारी सेंसरी होती है, एक हमारी प्री ऑपरेशनल होती है, एक हमारी कंक्रीट होती है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज फॉर्मल। 4 स्टेज की हम बात करते हैं, कहता कौन सा रिलेट नहीं करता वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो कंजर्वेशन आपका रिलेट करता है, सीरियलाइजेशन भी रिलेट करता है, रिवर्सिबिलिटी भी करता है। जो एनिमिज्म है आपका वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, जीववाद। ओके, एनिमिज्म के बारे में अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। आंसर आ जाएगा सेकंड का 3rd। और ये जो 30 क्वेश्चन हमारे पूछे गए ना, जो मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रखी है, सारी की सारी चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रिविजन करा है, तो आपके यहाँ पर 28 से 29 मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, अ लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ए चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश लेटर और वर्ड के बीच में यहाँ पर बच्चे को डिस्टिंग्विश करना, मतलब अलग अलग चीजें करना जो है बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से मार्क करेंगे इसको। कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि लेटर और वर्ड से रिलेटेड है? डिसप्लास्टिशिया है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया है। चलिए, हाँ, कंक्रीट फॉर्मल, यस, सेंसरी प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ, यस मिस्टर सांगवान, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, उनको लगता है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें भी जान होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, खिलौने अपने पास रखते हैं, उनको लगता है ये भी उनकी तरह खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, खेलते कूदते हैं। ठीक है, वो एनिमिज्म होता है। सो इसका आंसर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन आपको करने की जरूरत है। फटाफट से चलेंगे, अपना टाइम बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड मेरी इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा बढ़ा सकती हूँ, कम नहीं करूंगी। व्हेन द लेसन टू बी लर्न बाय ए चाइल्ड इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, कोई बच्चा कोई पाठ पढ़ रहा है उसके लिए बहुत लंबा है और बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, उसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है, तो कौन सा मेथड लर्निंग का उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा? भाई काफी लंबा है, लेंथी है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? स्पेस्ड मेथड का, विराम विधि का, हॉल मेथड का, पूर्ण विधि का, मास्ड मेथड का, अविराम विधि का, या फिर इंसिडेंटल मेथड का? कौन से प्रकार के मेथड जो है लर्निंग का आप उसको इस्तेमाल करेंगे? नाम से आपको इसमें बिल्कुल आराम से क्लियर हो रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही इसका आंसर है।
ठीक है, यस, जो सभी चीजों को लिविंग कंसिडर करते हैं। हाँ शीतल शर्मा, ओके। चलिए ध्यान में रखना, होल मेथड देखो पहले से ही बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो एक बार में बिल्कुल ही कंप्लीट, तो एक मतलब एक ही सांस में सारी चीज तो हम नहीं करेंगे, अविराम भी नहीं करेंगे, और ये तो इंसिडेंटल होता है, मतलब आपको पता नहीं होता, आपकी लर्निंग हो रही होती है। लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्पेस्ड मेथड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फोर्थ का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लोग खाली बी सी डी मार्क कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस क्वेश्चन के लिए कर रहे हो, आपका मैं आंसर ही इंक्लूड नहीं करके चल रही। फिफ्थ देखेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। भाई हिंदी मीडियम वाले प्लीज बुरा मत मानना कि मैं ये पढ़ती हूँ, मुझे समझ में ही ऐसे आता है, ठीक है। मुझे मतलब मैं बताती हूँ आपको हिंदी में ही हूँ, बट मुझे इसको पढ़ने में समझ नहीं आता है, तो मैं इसलिए इंग्लिश वाले को ही पढ़ती हूँ, बट मैं आपको पढ़ के आई थिंक आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो सामाजिक रूप से वंचित है, जिनको जो मतलब सामाजिक नहीं है, या फिर एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, ठीक है, जो स्पेशल बच्चे, उनके लिए शिक्षा की बात करी गई है। नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चे दोनों की शिक्षा के लिए बात करी गई है, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। फटाफट से करेंगे इसको, प्लीज गलत मत करो, ठीक है, इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। यस कर भी दिया है और आपने गलत, थोड़ा गैप देना, किसमें गैप दू, थोड़ा सा किसमें गैप देना, त्रिशु। यस 5 का जिसने भी डी दिया बहुत ही बढ़िया जवाब है आपका, एजुकेशन फॉर ऑल। यहां पर हम ये नहीं करेंगे ये बच्चा नॉर्मल है, ये बच्चा बहुत फास्ट है, ये बच्चा सुपीरियर है, ये बच्चा बिलो एवरेज है, इसका मेंटल रिटार्डेशन है, इसको चलने फिरने में समस्या है, ऐसे नहीं करेंगे भाई उनके लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात होती है जब भी हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। सो 5 का आंसर आप सी नहीं लगाएंगे मीनू, आप डी लगाएंगे आप, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन को रीड करेंगे, विच 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर एम्फसाइज्ड इन द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। मैं बार बार आपको कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ एमआई मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपको होवर्ड गार्डन की नहीं करनी है, बाकी जितनी भी थ्योरीज है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए है, और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके लिए हो जाती है ट्रायर्किक थ्योरी, बिकॉज एचटेट के अंदर जनरली क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिल जाता है, ओके। चलिए तो ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स की यहां पर बात करते हैं, प्रैक्टिकल, कंक्रीट और आपका प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और आपका एक्सपीरियंशियल, 3 तरीके की बात करते हैं, और उनके सब टाइप्स भी आपके हो जाते हैं, है ना। मैंने 3 आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं यहाँ पर, एक हमारा प्रैक्टिकल मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, एक हमारा क्रिएटिव किया था, और एक कौन सा किया था, एनालिटिकल किया था, ठीक है। इनके भी अपने अलग अलग नाम भी है जो यहाँ पर आपके लिए लिखे गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से हाँ कौन से हैं ये आपको बताना है। कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, ऑपरेशन या फिर कंटेक्सुअल, बताएंगे कौन कौन से आप यहां पर मार्क करेंगे। चलिए आंसर पिक करेंगे फटाफट से 6th का, BCD, ओके। नेक्स्ट करो ऑप्शन नंबर 2 BCD, ओके। बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। चलो जिसने भी बी दिया है बहुत ही गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल खुश नहीं हुई मैं, ठीक है। बी जिसने भी दिया है आप कैसे दे सकते हो, मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो भाई। कॉम्पोनेंशियल होता है, एक्सपीरियंशियल भी होता है, कंटेक्सुअल भी होता है, जो नहीं होता वो ऑपरेशनल होता है। तो ABD इसका जिसने भी दिया है ABD, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब बहुत सारे लोग बी इसको मार्क कर रहे हो, हालांकि सी भी मार्क कर रहे हैं, ठीक है। यस सबके लिए शिक्षा, ओके, एनालिटिकल, क्रिएटिव और यस प्रैक्टिकल, ठीक है। ये प्लीज आप सारे लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज को, ओके। चलो प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पर आपका कंटेक्सुअल आ जाता है, इसका दूसरा नाम कंटेक्सुअल है। क्रिएटिव की बात करते हैं तो एक्सपीरियंशियल इसका दूसरा नाम है, और कंपोनेंशियल आपका एनालिटिकल का हो जाता है, ओके। ट्रायर्किक थ्योरी दी है, स्टर्नबर्ग ने दी है, इसको सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की थ्योरी भी कहा जाता है, पता है ना, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, सफल बुद्धि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। 6th का जो आंसर मार्क करेंगे वो 3 करेंगे, जिसने बी दिया है बहुत ही गलत बात। नेक्स्ट करेंगे 7th क्वेश्चन, चल भाई आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी के मैंने कुछ 3 लॉज आपके साथ डिस्कस करे थे, वो 3 लॉज काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, पूछ लेते हैं। तो कह रहा कौन सा नहीं है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन या फिर प्रोग्रेशन। फटाफट से मार्क करेंगे इस चीज को, फटाफट से मार्क करेंगे इस चीज को। चलो यस जल्दी से बताओ भाई,
ठीक है। देखो सिमिलैरिटी की हम बात करते हैं, वेरिएशन की भी हम बात करते हैं, हम रिग्रेशन की भी बात करते हैं। जो हम नहीं बात करते हैं वो हम प्रोग्रेशन की नहीं करते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि लाइक पेरेंट्स लाइक चाइल्ड, जैसा जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। वेरिएशन मतलब जब आपकी लुकिंग अलग हो जाती है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत डिसिमिलैरिटी चीजें हो जाती है भाई, मम्मी पापा थोड़े अगर सांवरे, बच्चा गोरा हो जाता है, बच्चा सांवला, मम्मी पापा गोरे होते हैं। और रिग्रेशन मतलब जब कोई एक क्वालिटी अपने माँ बाप की बच्चा एक्वायर नहीं करता। अगर माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट और बच्चा बिल्कुल ही भ्रष्ट बुद्धि का निकल के आ जाए तो वो क्या है, आपका रिग्रेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, जैसे रावण के जो पिताश्री थे वो बड़े महान थे, विद्वान थे। हालांकि विद्वान तो रावण भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक राक्षस बुद्धि थी उसकी। तो 7 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, जब माता पिता की एक विशिष्ट क्वालिटी बच्चा एक्वायर ना कर पाए। यस, प्रोग्रेशन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगेन ये 8th क्वेश्चन, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल लर्निंग की बात करी जा रही है। भाई सामाजिक आप कब नहीं होते हो, मतलब कब होते हो, कौन से ऑप्शन के तहत आप सामाजिक चीजें यहां पर सीख रहे हो, आप सोशल हो रहे हो, कौन से ऑप्शन के तहत। चलो बस कुछ ही सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। फील्ड ट्रिप में, लेक्चर में, एक्सपेरिमेंट में या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में, किसके तहत आप हो रहे हो। यस यस मिस्टर सांगवान, बहुत ही अच्छी बात है। यस यस यस, चलिए ओके, हाँ जी 8 का मार्क करेंगे। देखो लेक्चर, एक्सपेरिमेंट और ब्रेनस्टॉर्म ये नहीं लगाएंगे। जिसने फील्ड ट्रिप दिया है बहुत ही गजब जवाब दिया है, क्योंकि फील्ड ट्रिप आप कब करोगे, इसके लिए आप एनवायरमेंट में जाओगे, सोशल होंगे। ये सबसे बढ़िया आपका एग्जांपल होता है जब भी सोशल लर्निंग की बात होती है। ओके, सो फील्ड ट्रिप इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट्स लर्निंग। जो आपके अधिगम को बाधित करते हैं उसमें से कौन सा आपका करेक्ट है, कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है, चूज करो। मोटिवेशन आपके अधिगम को बाधित करता है, एप्टीट्यूड आपका अभिक्षमता बाधित करती है, आपका इंटरेस्ट, आपका अटेंशन। चलो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और जो आप सोच रहे हो वही इसका आंसर है। फटाफट से करेंगे जी। 63 लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सेशन को आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप लाइक कर सकते हो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, चलो 9th बताओ। देखो मोटिवेशन होता ही है, अभिप्रेरणा बिल्कुल होती है, आपका अभिक्षमता बिल्कुल प्रभावित करती है। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कहां से सीखोगे, अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो भी आप कहां से सीखोगे। सो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 9th का, ABCD ऑल आर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। 9th का D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को कौन से कारक यहां पर प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन में कोई ऐसा कारक है जो कि आपका अननेसेसरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाने और पढ़ने में। फिजिकल अपीयरेंस, टीचर किस तरह से दिखता है, टीचर का शारीरिक स्वरूप कैसा है, या फिर टीचर का मेंटल हेल्थ, या फिर कंटेंट नॉलेज ऑफ टीचर, या फिर कम्युनिकेशन स्किल। चलिए चलिए फटाफट से मार्क करेंगे इस चीज को। यस, 10th का क्या मार्क करे हो। यस, बहुत बढ़िया। 10th का ए जिसने दिया बिल्कुल सही। भाई टीचर कैसा दिखता है, कैसी उसकी अपीयरेंस है, पतला है, सूखा है, लंबा है, मोटा है, नाटा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी मेंटल हेल्थ से फर्क पड़ता है, कंटेंट कितना है उसके पास, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इससे फर्क पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। यस, ठीक है, कौन सा नहीं है बताना। देखो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मैंने बार बार आपको बोला है कि आपको रटना आप रट लो, आपको समझना आप समझ लो। इसको छोड़ के अगर कोई जाएगा मतलब एक क्वेश्चन आपके हाथ से गया, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिटेज एनवायरमेंट। भैया अनुवांशिकता और वातावरण का उत्पाद है, प्रोडक्ट है, गुणनखंड है, या फिर डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। गलत आपको छांटना है, एक लीनियर पाथ को फॉलो करता है या फिर जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे 11th का। ठीक है, और ये आप सभी को देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, जिसकी बात वुडवर्थ यहाँ पर करते हैं। और ये प्रेडिक्टेबल भी होता है, कहीं ना कहीं हम बता देते हैं भाई कितना किस तरीके से चीजें होगी। लीनियर पाथ को फॉलो नहीं करता है, किसी का भी डेवलपमेंट एक ऐसी सीधी रेखा में नहीं चलता, हमेशा स्पाइरल फॉर्म में चलता है। डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता, कैसा होता है, स्पाइरल होता है, और जनरल टू स्पेसिफिक भी होता है। सो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। एडोलेसेंस की बात करी जा रही है, एडोलेसेंस एक क्लास में आपको जरूर दूंगी। सामाजिक विकास की जब भी बात आएगी एडोलेसेंस के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, तो कौन सा नहीं है कॉमन विशेषता बच्चों की, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। यस, स्पाइरल पाथ। ओके, यस, बहुत बढ़िया। ऐसे लिखते रहा करो ताकि आपको रिवीजन होता रहे। ओके, चलो भाई, किशोरावस्था को ध्यान में रखना है और किशोरावस्था के सामाजिक विकास की बात करी जा रही है, जो नहीं है ये आपको बताना है। हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, सामंजस्य मतलब अच्छा स्मूथ रिलेशन चल रहा है मम्मी पापा के साथ, एडोलेसेंस है स्टेज। और या फिर न्यू सोशल ग्रुपिंग, नया सामाजिक समूहन, भाई ग्रुप में सारी चीजें हो रही है, अपनी आइडेंटिटी के लिए सर्च करते हैं, हीरो वर्शिप। चलिए, कौन सा आपको करेक्ट आंसर यहां पर लगता है 12 का? ठीक है, क्योंकि इसने मुझसे नहीं पूछा है तो आप सभी को पता है ये भी आपका एडोलेसेंस से रिलेट करता है। आइडेंटिटी तो बिल्कुल होता है, जिसके बाद कौन करते हैं, करेक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस अवस्था इसको कहा जाता है। हीरो वर्शिप भी बिल्कुल बात है, लेकिन माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण रिलेशनशिप बिल्कुल इस अवस्था में नहीं रहता। माता पिता के बिल्कुल एंटी चलते हैं बच्चे, जो फ्रेंड्स ने कह दिया वो उनके लिए पत्थर की लकीर है, लेकिन जो मम्मी पापा ने कह दिया वो गलत होता है हमेशा। सो 12 का जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि मुझसे नेगेटिव पूछा गया, मुझसे नोट पूछा गया है। चलिए 13 क्वेश्चन को देखेंगे। विच टीचिंग मैगजीन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। भाई बच्चों को सीखने में अक्षमता है, सीखने में प्रॉब्लम है, तो कौन सा सूत्र इस बच्चे के लिए नहीं होगा? कौन सा सूत्र? ये सूत्र मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है, ये सूत्र मैंने आपको करवा रखे हैं। तो कौन सा बेनिफिशियल नहीं है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उसके लिए सही नहीं रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अमूर्त से मूर्त जाएंगे तो उसके लिए सही नहीं रहेगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं रहेगा, या फिर नोन टू अननोन नहीं, सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। ओके, तो जिसने भी इसका बी जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट बात है। पहले से ही बच्चे को सीखने में समस्या हो रही है, आप एकदम से ये नहीं कह सकते हो कि भाई भाई आप एकदम से नहीं कह सकते हो बताओ 13 2 कितना होता है, एकदम से नहीं कह सकते। पहले आप उसको कंक्रीट फॉर्म में लिख करके किसी भी चीज का सहारा लेते हुए उसको सिखाएंगे, मूर्त तरीके से आप पहले उसको सिखाएंगे, बाद में हम अमूर्त की तरफ जाते हैं। तो सीखने का एक जो मैगजीम होता है वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होता है। ठीक है, बच्चा पहले जो है करंट चीजों से सीखता है, फिजिकल चीजों से सीखता है, बाद में उसका हाइपोथेटिकल जो लेवल है, एब्स्ट्रैक्ट जो लेवल है वो विकसित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। प्रभावशाली अधिगम का कौन सा सिद्धांत नहीं है? मोटिवेशन, इंडिविजुअल अप्रोच, पैसिव अटेंडेंस या फिर फीडबैक। एक शब्द इसमें से आपको निकालना है जो कि नहीं होना चाहिए यहां पे, और वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो भाई सब कुछ विजिबल है ना, ऑल गुड है ना, सब सही चल रहे हैं ना? ठीक है, बीच बीच में मुझे बताते रहा करो, पता चले मैं ही भागे चली जाऊं। हाँ, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आएगा वो। ओके, चलो इसमें देखो मोटिवेशन बिल्कुल होता है, इंडिविजुअल अप्रोच भी होती है, फीडबैक भी होता है। यहाँ पर पैसिव अटेंडेंस नहीं रहेगा, इधर एक्टिव होता तो मजा आ जाता, लेकिन 14 का 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिकॉज पैसिव इज अ नेगेटिव टर्म। चलो 15 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस को जब भी पढ़ो तो जो टेस्ट है आपके, कौन सा वर्बल है, कौन सा नॉन वर्बल है, जिसको परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, भाई प्लीज रट जाना इस चीज को। एक सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, एक सवाल आएगा ही आएगा। और एक आधे टेस्ट आपको इधर उधर भी मिल जाते हैं, एक आधे टेस्ट आपको ऐसा भी मिल जाता है जो आपने नहीं करा हो, लेकिन कुछ टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कर रखा है, और उसके बिहाफ पे आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंड्रा टेस्ट, सेंगुइन फोम बोर्ड टेस्ट या फिर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, कौन सा नहीं है परफॉर्मेंस टेस्ट, मतलब कौन सा इसमें से वर्बल टेस्ट है ये आपको बताना है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपका नॉन वर्बल होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो करवाओ। फिर टाइमिंग कैसे मैच होगी राजू बड़गुज्जर, बताओ कैसे टाइमिंग मैच होगी? ठीक है, मैं तो करा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी हम लोगों को जुड़े हुए आई थिंक 20 मिनट हो गए है ना, होने वाले 20 मिनट, हमारे क्वेश्चन हुए 15, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो हूँ, हमारी टाइमिंग कैसे मैच होगी फिर एग्जाम में? मैं तो इधर खींच दूंगी, मुझे तो 3 घंटा बैठा लो, 4 घंटे बैठा लो, मैं तो खा पी के बैठी हूँ आराम से। ठीक है, चलो 15 का आंसर करो। 15 का डी, यस, जिसने भी डी दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो चल लूंगी अगर आपको स्लो कराना है तो। चलो, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इंडिविजुअल डिफरेंस के संदर्भ में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है?
टू पर्सन्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, दो बंदे सेम नहीं होते हैं बिल्कुल भी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डेविएशन इन रिगार्ड्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तिगत भिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में है, भाई सबकी क्वालिटीज अलग अलग होती है, इसके संबंध में है। या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल इन देयर टोटलिटी, भाई समग्रता से व्यक्तियों को अलग करती है। या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी। चलो कौन सा आपको नहीं करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट आपको बताना है, जो सही नहीं है इसके संदर्भ में, ठीक है। चलो पास में करा देंगे, गीता ढिल्लन करा देंगे। नो मैम सही चल रही है, बाकी थोड़ा बढ़ाओ स्पीड। अच्छा चलो बढ़ाऊंगी तो नहीं, हाँ थोड़े कम हो सकती है क्योंकि आपकी तो तैयारी है मिस्टर सांगवान। चलिए 16 का बताओ। यस 16 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं सोल रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ अनुवांशिकता की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ऐसा ये बोल रही है, जो कि गलत है। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 17 क्वेश्चन। The education which promotes learning by doing and ensure the student interaction with their environment, भाई लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा कौन देते हैं? जब भी लर्निंग बाय डूइंग की बात आ जाती है तो एक ही प्रकार की हम एजुकेशन इसमें पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं? स्पेशल, प्रोग्रेसिव, इंटीग्रेटेड या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम कौन सी चीजों को पढ़ते हैं? ऑब्वियसली बात है, लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करते हैं? तो हम यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन को मार्क करेंगे। जो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 17 का 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताएंगे फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जल्दी से बता देंगे भाई फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चलो 18 का जवाब देंगे इतने से। Which of the following pair is not correct regarding motivational theories and their proponent? वही मोटिवेशन की हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है। इसमें से कुछ थ्योरी यहाँ पर मेंशन है जिसमें से ये इनके जनक हैं। तो आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं आएगा। अंजलि झांझोलिया, चलिए फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसी ने बताया है? यस मलिक कविता। जॉन डेवी इज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बहुत बढ़िया। 18 का बताएंगे फटाफट से। 18 का बताएंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी। देखो इंस्टिंक्ट थ्योरी की जब भी बात आती है तो हमने इंस्टिंक्ट के बारे में जब भी पढ़ते तो किसका नाम आता है? ध्यान में मैकडूगल का नाम आता है, ठीक है। मैकडूगल का नाम आता है जब भी हम इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। भाई कितने इंस्टिंक्ट की यहाँ पर ये बात करते हैं? बताओ जरा मुझे, कितने इंस्टिंक्ट की बात करते हैं? ये कितने की बात करते हैं? हाँ जॉन डूवी, नाम गलत लिखा ग्रोहिया जी, लेकिन नाम ठीक है, आप समझ गए, मैं आपकी भावनाओं को समझ गई हूँ। इंस्टिंक्ट की जब भी बात आती है फिर मैकडूगल आएगा। सो फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसने मुझसे नोट पूछा है। यहाँ पर जो है वो मैकडूगल आएगा, ठीक है, मैकडूगल आएगा यहाँ पर। चलिए मैम ऑल ऑप्शंस को एक्सप्लेन करिए। सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, कौन सा नहीं कर रहे हैं? इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडूगल आएगा, इससे ये करेक्ट आंसर है आपका, यही आपका गलत है। नीड हायरार्की मैस्लो की बात करें, ड्राइव थ्योरी वुडवर्थ ने ही दी है, और अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी ये भी आपका इसी का हिस्सा है। एक दो चीजें आपको नई इधर उधर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सो इंस्टिंक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और कितने इंस्टिंक्ट की बात करते हैं मैकडूगल? 14 इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, और इनके साथ आपके 14 इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो एग्जाम में जब भी बैठेंगे इन 14 के 14 इमोशंस को, इंस्टिंक्ट को ध्यान में रखते हुए बैठेंगे। ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी, बहुत ही आसान सा टॉपिक ये होता है। आई थिंक नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप इसका क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देते हो। फ्रीक्वेंट टेस्ट लेना, भाई लगातार परीक्षाएं लेना, ट्रू मीनिंग आपको बताना है। या फिर टेकिंग कॉन्टिन्यूअस टेस्ट एट द एप्रोप्रिएट इंटरवल, एक निश्चित अंतराल में आप लगातार परीक्षण करते रहे बच्चे का। या फिर टू इवैल्यूएट, बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों ही एस्पेक्ट को यहां पर आपने जांचना है। या फिर मेजरिंग ओनली पे तो नहीं जाएंगे। तो डी आपको जहां भी दिखेगा उसको हटाओ, यहां हटाओ, BCD ये हटाओ, बच गया आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो ड्यान में रखिएगा, आपको जो जाना है वो B और C के साथ जाना है, ये मत करना। ये कह रहा है कि टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, जब मन करे तब टेस्ट ले लिया, नहीं वो नहीं होता है। एक प्रॉपर कुछ ड्यूरेशन होती है, कोई टाइम इंटरवल होता है जब आपका टेस्ट लिया जाता है। ये नहीं कि आप डेली बेसिस पर बच्चों की परीक्षाएं ले रहे हो, वो बेचारे पागल ही हो गए हैं। सो B और C यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 19 का 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है संदीप सिंह। 19 का 3 नहीं होगा। चलिए 20th क्वेश्चन देखेंगे। इन पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पैवलोव की थ्योरी यहां पर आ चुकी है हमारे बीच में। कौन सा फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं करेगा कंडीशनिंग का? किसके बीच में? जो नेचुरल स्टिमुलस है और जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। नेचुरल क्या था हमारा? फूड था, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल था वो क्या थी? मेरी बेल थी, ओके। तो कौन सा फैक्टर नहीं है सही जो कि पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा कंडीशनिंग को?
कौन सा आपका नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, ये लगा करके चलो इस क्वेश्चन को। एप्रोप्रिएट टाइमिंग, भाई स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, जब आप उद्दीपक दे रहे हो, जब आप सामने कोई भी चीज पेश कर रहे हो तो उसका एक एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे बाद या फिर आप 10 घंटे बाद दे रहे हो, फिर आप 5 दिन में दे रहे हो, ठीक है। या फिर रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलाई, बार बार रिपीटेशन करते रहना। कंट्रोल एनवायरमेंट, नियंत्रित वातावरण, या फिर लैक ऑफ मोटिव, कौन सा नहीं पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, ये आपको बताना है। चलिए 19 तो गया, क्या दिया आपने 19 का? 2 दे रहे हो, एक सेकेंड, हाँ 2 ही तो करेक्ट है। 20 देखो, 20 पे आ जाओ फटाफट से। यस 20 का जिसने भी डी दिया बिल्कुल करेक्ट है। लैक ऑफ मोटिव यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब तक आप बच्चे को मोटिवेशन ही नहीं देंगे, जब मोटिवेशन क्या है भाई, वो जो चीज, जिस चीज के लिए काम कर रहा है, वो कुत्ता जिस चीज के लिए इतनी सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, जो जिस चीज के लिए वो लार दे रहा है, जब तक वो उसके सामने वो ही नहीं आएगी तो वो किस तरीके से फिर आगे काम करेगा। ओके, सो लैक ऑफ जो मोटिव है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें आपको ज्यादा ना तो लिखना होता है, सिर्फ कुछ एक एक शब्द का कह लो या फिर टिक मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। मैचिंग क्वेश्चन है, एनालिटिकल है, मल्टीपल चॉइस या फिर ब्लैंक स्पेस। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये और काफी अच्छा क्वेश्चन भी आपके लिए मैं कहूंगी। चलिए कौन सा नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका नहीं है ये आपको बताना है। ओके 21 देखो, मैचिंग तो ऑब्वियसली बात है भाई, मैचिंग ऐसे पैसे ऐसे घर में मैचिंग कर देते हैं, तो इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। मल्टीपल चॉइस भी आपका क्या है, ABCD आपको बस टिक करना है, A सही है B सही है, गोले भरने होते हैं। और ब्लैंक स्पेस में भी आपको सिर्फ एक शब्द के लिए लिखना होता है। लेकिन जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको प्रॉपर सोचना समझना पड़ता है, आपको एनालिसिस करना होता है, आपको प्रॉपर उसमें लिखना होता है। सो ये आपका आंसर नहीं है 21 का, 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 22 क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलेसेंट पीरियड इज। पियाजे के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जब भी हम बात करते हैं तो हम कोहलबर्ग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, आएगा भी यहाँ पर कोहलबर्ग का क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने देखो पियाजे का भी दे दिया है, ठीक है। तो पियाजे ने 2 स्टेज यहाँ पर आपके लिए रखी है। पियाजे ने कौन कौन सी स्टेज आपकी होती है, एक होती है हमारा हेटेरोनोमस और एक होता है हमारा ऑटोनोमस। तो जो एडोलेसेंट पीरियड है, जो किशोरावस्था है, वो किसके अंदर जाएगी? स्टेजेस ऑफ मोरल रियलिज्म, मोरालिटी कॉन्स्ट्रक्ट, हेटेरोनिमस मोरालिटी या फिर ऑटोनोमस मोरालिटी, किसको आप यहाँ पर मार्क करेंगे? हेटेरोनिमस मोरालिटी वो मोरालिटी होती है जिसमें जो मोरालिटी है वो आउटसाइड से इंपोज करी जाती है। मतलब कि अगर सामने वाले ने कह दिया भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए, गलत है, तो फिर बच्चा उसी को मान लेता है कि भाई वो चीज गलत है। देवी तुल्य होते हैं नियम, ठीक है, डिवाइन टाइप नियम यहाँ पर हम करते हैं। जितने भी नियम, रूल, रेगुलेशन, कानून बनाए गए वो नियम टाइप है, भाई देवी तुल्य है, आप उसको तोड़ नहीं सकते वरना आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ईश्वर आपको पनिशमेंट देगा, ऐसा हेटेरोनोमस मोरालिटी में होता है। लेकिन जो ऑटोनोमस है वो इससे उल्टा है। यहाँ पर आपको अगर ये लगता है भाई कोई रूल आपके खिलाफ है या फिर कोई रूल ऐसे है जो मानवता की भलाई के लिए, आप उसको बदल सकते हो। तो ये जो मोरालिटी है वो आपकी सेल्फ मोरालिटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है, यहाँ पर आउटसाइड से इंपोज होती है, ठीक है। तो बताइए एडोलेसेंस पीरियड कौन सा आ जाएगा 20th का? यस 22 का क्या आंसर आ जाएगा? यस 4th बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑटोनोमस मोरालिटी आपका यहाँ पर, क्योंकि ऑटोनोमस से ध्यान में रखो स्वायत्तता आ जाती है, यहाँ पर मोरालिटी में स्वायत्तता आ गई है, ठीक है। यस 22 का क्या आंसर आ जाएगा? सी नहीं मार्क करेंगे, जिसने भी सी मार्क कराया नहीं मार्क करो, डी लगाएंगे, ठीक है। चलो 23 क्वेश्चन है, अगेन काफी इजी सा क्वेश्चन है। विच टीचिंग सपोर्ट मटेरियल इज नॉट यूजफुल, कौन सा यूजफुल नहीं है फॉर विजुअली इंपेयर्ड, भाई दिखने में दिक्कत है बच्चे को, तो कौन सा उसके लिए सही नहीं है? ब्रेल मटेरियल, टॉकिंग बुक्स, फिल्म स्ट्रिप या फिर एम्बोस्ड मैप, उभरे हुए मानचित्र, क्या उस बच्चे के लिए सही नहीं है? यस बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चलो 30 मिनट होने वाले हैं और हमारे सिर्फ 23 क्वेश्चन हुए। आप इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब कि टाइमिंग भी हमको मैच करनी है। ऐसा नहीं है कि 90 क्वेश्चन के लिए हमने 4 घंटे यहाँ पर लगा दी, थोड़ा टाइमिंग को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यस बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें फिल्म स्ट्रिप इसका करेक्ट आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। फिल्म स्ट्रिप मतलब देखेंगे भी उस चीज को, है ना, पिक्चर के फॉर्म में आपके सामने कुछ इमेजेस रखी जाएंगी, तो वो आपके लिए क्या है, एक मूवी टाइप ही हो जाती है वो, तो वो कैसे देख पाएंगे विजुअली इंपेयर्ड। सो 23 का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, बाकी सब उसके लिए है,
नेक्स्ट करेंगे 24, कोलबर्ग का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ कन्वेंशनल। 3 लेवल की बात करते हैं कोलबर्ग, एक हमारा होता है प्री कन्वेंशनल, ठीक है, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है पोस्ट कन्वेंशनल। स्टेज 1 और 2 इसमें आती है, स्टेज 3 और 4 इसमें आती है और स्टेज 5 और 6 आपके 3rd नंबर पर आती है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा नहीं है, कौन से कन्वेंशन, यानी कि आपको ये बताना है तीसरे और चौथे नंबर के स्टेज को छोड़ करके बाकी 2 आपकी अलग स्टेज है, अलग लेवल की स्टेज है, वो आपको आंसर में बतानी है। सो देख लो एक बार फटाफट से। इंडिविजुअल और एक्सचेंज जो है आपकी लेवल 1 के अंदर जाएगी, लेवल 1 के अंदर जाएगी इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, ठीक है, जो कि आपकी स्टेज 2 कही जाती है। गुड इंटरपर्सनल आपकी 3rd नंबर की स्टेज है। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर आपका 4th नंबर की स्टेज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट आपकी 5 नंबर की स्टेज है। तो हमको सिर्फ ये और ये पिक करना है अगर करेक्ट करे तो, लेकिन इसने मुझसे नोट पूछा है, सो मैं जाऊंगी ए और डी के साथ। ए और डी आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, सो यहां पर आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। जो भी ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, प्लीज आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि या तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या तो आपने पढ़ा नहीं है थ्योरी को अच्छे से, या फिर आपने रिवाइज नहीं करा है, या फिर एक ही चीज हो सकती है आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से, है ना। जिसने भी इसका बी दिया है, क्योंकि आपसे पूछा गया नोट, आपने फिर नोट नहीं देखा, आपने देखा अच्छा कन्वेंशनल, ओ ये रे कन्वेंशनल के तो बी और सी, हाँ यही तो आंसर है। तो क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बारी, ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बारी। नोट पूछा है तो ए और डी यहां पर मार्क करूंगी, ठीक है। और ये ब्लंडर सिर्फ आप लोगों ने नहीं किया है, ये इन्होंने भी HBSC वालों ने भी कर रखा है, इन्होंने आंसर की में इसको गलत मार्क किया था, जिसका ऑब्जेक्शन आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे नहीं पता लगाया था कि नहीं लगाया था, जो कि टोटली बन रहा है इसका ऑब्जेक्शन। ओके चलिए यस 24 का ऑप्शन 4C CD त्रिशु बजात बिल्कुल गलत है। चलो 25 देखो, नोट पूछा उसने। 25 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस। देखो नोट बहुत ही प्रिय शब्द है इनका, ठीक है। नोट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन सा इसमें कारक है जो पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा कारक है जो एनवायरमेंटल के तहत नहीं आता और वो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है, ये आप बताएंगे। अच्छा नहीं करता, नोट इन्फ्लुएंस। चलिए मैम ये दोबारा समझाओ क्वेश्चन नंबर 24। मैम याद करना पड़ेगा, मैम काम कर रहे हैं साथ में, गजब ही बात है भाई। देखो भाई किसने कहा ये दोबारा समझाओ इसको, कुछ नहीं है भाई इसमें। देखो इसने कहा है कि कौन सा नहीं है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल मोरालिटी आपकी 2nd नंबर की है, 2nd लेवल है, जिसके तहत आपके 2 स्टेज आते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 आपकी होती है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब हम गुड बुक्स में बनने की कोशिश करते हैं, सभी की गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं। और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज में जो रूल बने हैं उसको आप मानते हो, ठीक है, वो आपको मानने चाहिए है। अगर रेड लाइट हो गई और अगर आप एम्बुलेंस में बहुत क्रिटिकल अवस्था में अगर आप किसी को लेकर के जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर आप रेड लाइट से क्रॉस नहीं कर सकते हो, चाहे बंदा मर जाए, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, जो इस स्टेज के अंदर जिसकी मोरालिटी होती है। हालांकि ये बाद में आपका जो लेवल 3 है उसमें वो चेंज हो जाती है भाई, जो ऐसे नियम कानून जिससे आपकी मौत ही हो जाए, जो आपकी भलाई के लिए नहीं है, वो तोड़ देने चाहिए। लेकिन इस 4th स्टेज तक हम क्या सोचते हैं कि भले ही मौत हो जाए लेकिन हम नहीं करेंगे उस चीज को, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। सो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर आपका 4th नंबर का और ये आपका 3 नंबर का है, जो कि आपका लेवल 2 के तहत आता है, कन्वेंशनल मोरालिटी के तहत आता है। बट इसने मुझसे पूछा कौन सा नहीं आता है, तो बच गया ए और डी, जो कि मेरा ये लेवल 1 के तहत आता है और ये लेवल 3 के तहत आता है। सो ए और डी मेरा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अभी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 का किसी ने दिया है 4, यस 25 का 4 जिसने भी दिया बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि आपका कहीं ना कहीं हेरिडिटी से रिलेट करता है, ओके, बायोलॉजिकल चीजें आपकी ये सारी चीजें हो जाती है। अकॉर्डिंग टू गैने की बात आ गई है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग
कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखा मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, 8 प्रकार की लर्निंग की बात ज्ञान यहाँ पर करते हैं। क्या मुझे इसको बार आपको बताने की जरूरत है? मैं तो नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है? हाईएस्ट लेवल होता है जब मेरी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी हाईएस्ट लेवल पर जाकर के। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर मेरी हाईएस्ट लेवल हो जाती है। ठीक है, अगर कोई समझदार है यहाँ पर जो 8 की 8 लिख के बता सकता है तो आप बता सकते हो। बाकी अगर आप इग्नोर करना चाहते हो, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट कर ही देते हैं, तो आप कर सकते हो। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज कौन से लॉ ऑफ लर्निंग से बिलोंग करता है? तो कई चीजें इसमें निकल के आती है। थोंडाई की लर्निंग थ्योरी है जिसको कनेक्शनिज्म की थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के तहत हम 2 प्रकार के नियम की बात करते हैं। एक हमारा होता है मेन नियम जिसमें हम 3 नियमों की बात करते हैं, और एक हमारे सब लॉज होते हैं जिसमें हम 5 to 8, कभी कभी आपको 5 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8 देखने को मिलेगा। सो इन 3 नियमों में आपका कौन कौन सा आ जाता है जी? एक आ जाता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, एक आ जाता है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और एक आ जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लेकिन इसने मुझसे पूछा लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, तो जो यूज एंड डिसयूज है वो आपका किसके तहत आएगा? ना तो इसके तहत आएगा, ना इसके तहत आएगा, इसके तहत आएगा। सो जो सेकेंड है क्वेश्चन वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज 27 का बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। मल्टीपल रेस्पॉन्स आपका सब नियम के अंदर आ जाता है, जो आपके उप नियम है ना उनके तहत आ जाता है। चलिए 28 क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। सोशल बिहेवियर पैटर्न एंड एडोलेसेंस आपको करेक्ट निकालना है। इसमें से कौन कौन सा एडोलेसेंस के अंदर आता है, उनके सोशल बिहेवियर, उनका सामाजिक व्यवहार है किशोरावस्था का, कौन कौन सा? लीडरशिप स्किल, एम्पैथी, इगोसेंट्रिज्म या फिर स्टीरियोटाइपिंग, कौन सा आप यहाँ पर करेक्ट चूज करेंगे? यस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिग्नल एसआर चेन हो गया, ठीक है। मीनू सैनिक गलत दिया आपने जवाब, कोशिश अच्छी है बट आपने एक छोड़ दिया है। ठीक है, एसआर के बाद चेन है और चेन के बाद आता है वर्बल। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या बनेगा? कंसेप्ट बनेगा, देन रूल और प्रिंसिपल, देन फिर आपका प्रिंसिपल आएगा। ओके, एक आपने छोड़ दिया, दैट इज वर्बल। ठीक है, चलो 28 देखो भाई। देखो लीडरशिप स्किल तो होती है, ए तो बिल्कुल सही करेंगे हम, ए तो होता है। ठीक है, ए तो बिल्कुल होता है, और जो आपका एम्पैथी है वो भी होता है। ये नहीं होता इगोसेंट्रिज्म, तो सी वाले तो आप कर दो इग्नोर। ठीक है, और ए और बी और ये भी नहीं होता, सो ए और बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 28 का 1। यहाँ पर आप लोग मार्क करोगे। ए और सी, ए सी डी नहीं भाई। देखो इगोसेंट्रिज्म कहाँ जाएगा यार, ये क्यों कर रहे हो? जिसने सी लगा, इगोसेंट्रिज्म तो नहीं आएगा ना, एडोलेसेंस में थोड़ी आता है, वो तो चाइल्डहुड में आता है आपका इगोसेंट्रिज्म, इसमें थोड़ी ना आता है। ठीक है, वो तो उसमें आता है। इगोसेंट्रिज्म तो मत ही मार्क करो भाई 28 का। जिसने 1 दिया है वो करेक्ट आंसर है, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है कहीं भी किसी ने अगर 1 दिया है। एबीसी नहीं आएगा। आय हाय, इगोसेंट्रिज्म भी मार्क कर रहे हो भाई, बहुत ही महान लोग। चलो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिंसिपल, रूल, कंसेप्ट, अच्छा उल्टा लिख दिया, मतलब आपने ऑर्डर, अपने ऑर्डर को देख लेना एक बारी मेघा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लिखा तो ठीक ही है। प्रिंसिपल है, फिर रूल है, अच्छा कंसेप्ट है, फिर मल्टीपल वर्बल चेन। ठीक है, चलो देखो ए और बी जिसने दिया है ना, जो कि किसी ने नहीं दिया, वो करेक्ट आंसर है। देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 28 का 1 आएगा बिल्कुल कर राइट आंसर। 29 देखो, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाए तो एक ही नाम आता है, सिर्फ एक ही नाम आता है। ठीक है, और वो कौन सा नाम आता है? वाइगोत्स्की। कौन सा नाम आता है? वाइगोत्स्की आता है। ठीक है, पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है, लेकिन इनसे बिल्कुल अलग है। वो हेरिडिटी की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं। ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आपके 3 एक तरीके से क्या सब टाइप्स दिए हैं। ठीक है, और क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। ओके, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 30th क्वेश्चन है, चलिए, लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन और रिफ्लेक्शन। अटेंशन और रिफ्लेक्शन किसके हिस्से हैं, किसके एलिमेंट्स है? इमिटेटिव लर्निंग की है, मोटर लर्निंग की है, कॉग्निटिव लर्निंग है, या फिर अफेक्टिव लर्निंग है? 29 का तो ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। 30th पे आ जाओ, 30th बताएंगे। ठीक है, देखो अटेंशन मतलब ध्यान देना, ओके, अवधान करना, और चिंतन, ये आप चिंतन किससे करते हो भाई? चिंतन किससे करते हो? अनुकरण करके चिंतन करते हो। मोटर लर्निंग मतलब आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल चीजों से रिलेट है या फिर आपकी भावना से रिलेट है भाई, ऑब्वियसली बात है, चिंतन आप अपने दिमाग से करते हो। तो कॉग्निटिव लर्निंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30th का जिसने भी 3 दिया है वो सही जवाब है, बाकी सब लोग इधर उधर हो गए हो। ठीक है, सो ये 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के संबंधित में किस प्रकार के परिवर्तन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो। चेंज इन बॉडी साइज, बॉडी प्रोपोर्शन में, डिसअपीयरेंस में ऑफ ओल्ड फीचर या फिर नए फीचर आना आपका, तो आप क्या यहाँ पर मार्क करेंगे। फर्स्ट का सभी लोग यहाँ पर डी मार्क कर रहे हैं। हाँ नहीं अभी ठीक है, ठीक है अभी ठीक है, जूम मत करो, ठीक है ये लो नहीं करती, वैसे भी दिख रहा था मुझे पता है वो दिख रहा था, ठीक है चलो ये लो। हाँ जी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी आपका, क्योंकि बॉडी साइज चेंज होती है, क्योंकि हम यहाँ पर वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो बॉडी प्रोपोर्शन भी आपका चेंज होगा, अनुपात में भी परिवर्तन आता है, काफी ऐसे फीचर्स होते हैं जो डिसअपीयरेंस भी हो जाते हैं, और जब आप चीजों को सीखते हो तो आपका एक्विजिशन भी यहाँ पर होता है, ठीक है तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। हाँ जी सेकंड क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ओपनली यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे, इस 30 क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से मेरी क्लासेस देखी, अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है ना, तो आपके 29 नंबर में 1 नंबर तो इसलिए काट रहे हो इधर उधर हो जाता है, अदरवाइज 30 भी आ सकते हैं आप सभी के, इतने आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो पीआरटी वाले टीजीडी वाले बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे कि भी हमारा लेवल नहीं है तो उनको सॉल्व नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी गई है। जेडपीडी का क्या मतलब है, यहाँ पर जेडपीडी का क्या मतलब है, व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, बच्चा जो खुद से कर सकता है, व्हाट द चाइल्ड कांट डू इंडिपेंडेंटली, जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता है, व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल अदर, एमक्यू की बात हो रही है, या फिर व्हाट द चाइल्ड कांट डू इवन अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। चलिए सेकंड का आप यहां पर मार्क करेंगे। हाँ यस सेकंड का सीरियस नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब हम दूसरों की गाइडेंस है और गाइडेंस देने वाला कौन होगा, एमके होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पता है ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा चाइल्ड है, ये इतना काम कर सकता है, इसको लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहा जाता है एलएडी। उसके बाद ये एक ऐसा गैप है जो कि बच्चा किसी की हेल्प से कर सकता है, उसको ही जेडपीडी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है जो वो किसी हेल्प से ही अचीव कर सकता है, और इससे बाहर जाएंगे तो वो नहीं कर सकता है, चाहे वो आप उसकी कितनी भी हेल्प यहाँ पर कर ले, वो नहीं कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो कम समझाऊंगी और फटाफट से चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है इफ ए लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द रीजन। आपका स्टूडेंट जो है जो अचीव कर सकता था वो नहीं कर पाया है, तो ऐसा क्या टेस्ट आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे कि क्या कारण रहा कि बच्चा नहीं कर पाया। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव टेस्ट का आप इस्तेमाल करोगे, डायग्नोस्टिक का इस्तेमाल करोगे, रिमीडियल का करेंगे या फिर समेटिव का करेंगे, किसका आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यस थर्ड का आंसर जिसने भी डायग्नोस्टिक दिया विच इज वेरी करेक्ट, ठीक है डायग्नोस्टिक, बिकॉज हम डायग्नोज करेंगे भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लर्निंग के गैप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपका, निदानात्मक परीक्षण है, उससे ये पता चल जाएगा बच्चे को यहाँ कहाँ पर जो है वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच, बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की यहाँ पर बात करी गई है, कौन सा इसका फीचर नहीं है। नहीं मतलब ऑब्वियसली बात है बच्चे से संबंधित वो नहीं होगा, बच्चे की भलाई से रिलेटेड वो नहीं होगा क्योंकि नोट दिया गया है। एचटेट हमेशा ऐसे क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, नोट वाले क्वेश्चन आपको 99% देखने को मिलेंगे। सो मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सिंगल लर्निंग पाथवे, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट या फिर एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग। फोर्थ का यहाँ पर आप सभी लोग आंसर मार्क करेंगे, खाली बीडी प्लीज ना मार्क करो, ओके। यस डायग्नोज करेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो मीनिंगफुल लर्निंग तो होगी जब हम बाल केंद्रित सारी चीजों की बात करते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट गुड टर्म, एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग इज अ गुड टर्म, लेकिन सिंगल लर्निंग पाथवे हम नहीं अपना सकते हैं जब भी हम बाल केंद्रित चीजों की बात करेंगे, जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच की बात करेंगे तो आप सिंगल एक जरिया नहीं अपना सकते हो, एकल शिक्षण मार्ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। स्पीड यही रहेगी भाई, प्लीज मेरे साथ कोप अप करिए, ठीक है। The three-dimensional model of the inclusive education propounded by whom? 3D मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है, 3D मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है। एक नया सवाल आप मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, ठीक है, नया सवाल आपको यहाँ पर देखने को ही मिल रहा है, ठीक है, बट आपको बता दूंगी मैं, आप लिख सकते हो इसको, अगर लिखना चाहो तो एक आधा क्वेश्चन नया देखने को मिल जाता है हर बारी। 3 डायमेंशनल मॉडल है, 3 डायमेंशनल त्रिआयामी सिद्धांत है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का है, ये बुद्धि वाले पे मत चले जाना, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सो इसका
इसका जो आंसर आ जाएगा 5 का, यस ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ग्रिफिथ, कॉपर और रिंगलावेन, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है जी, बेसिकली ये जो 3D मॉडल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये डिसेबल्ड बच्चों की तरफ जो है फोकस करते हैं कि भाई इन बच्चों को जो है क्लासरूम में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा जाए, क्लासरूम में किस तरीके से हिस्सा बना जाए कक्षा का। थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी कि क्लासरूम का हिस्सा किस प्रकार से बनाए। इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ ये करवाने की हमें नीड नहीं है कि अरे ये इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो क्योंकि बच्चा डिसेबल है, नहीं, उनको क्लासरूम का हिस्सा बनाना है ताकि सभी बच्चों के साथ वो मिलकर के काम करे। ठीक है, सो ये कहा गया इस कहीं ना कहीं थ्योरी के रिलेटेड, ये जो मॉडल है इसके तहत ये कहा गया। ओके, और 3 गोल्स की यहाँ पर बात करी गई है। कौन सा? एक था अंडरस्टैंडिंग, लिख लेना कहीं पर, एक था अंडरस्टैंडिंग, दूसरा था इंटरैक्शन, 3 जो इसने आयाम कहे ना इंटरेक्शन, और एक है पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर, समझ, बातचीत आप कह सकते हो इंटरेक्शन को, और सकारात्मक व्यवहार, ये 3 प्रकार के गोल यहाँ पर रखे गए। ओके, इसके तहत सारी चीजों के साथ अंडरस्टैंडिंग मतलब सभी बच्चे समझ पाए, भाई डिसेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, नॉर्मल बच्चे भी इस चीज को समझ पाए और वो डिसेबल्ड बच्चों के साथ आराम से रह सके, उनकी चीजों को समझ सके। ठीक है, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ कहीं ना कहीं चीजों को बिठा पाए ठीक से। इंटरेक्शन मतलब सभी के बीच बातचीत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको ये लगे कि भाई ये वो अलग थलग बच्चे होते हैं तो इनसे हमें बात ही नहीं करनी है। पॉजिटिव बिहेवियर यहाँ पर होगा और ये सारी चीजें होगी। तो थोड़ा टाइम लिया मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर डायमेंशन अंडर द 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गिलफर्ड। गिलफर्ड की यहाँ पर बात करी गई है। गिलफर्ड की थ्योरी मैंने आपके साथ अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करी हुई है। ठीक है, चलिए ओके, बनाएंगे भी फटाफट से प्लीज। हाँ, 5 का आप सभी ने दे दिया है, 6 पे आ जाओ। ठीक है, हाँ जी, देखो गिलफर्ड का मैंने जो बताया था, मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि आपको एक क्या देखने को मिलता है, कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कंटेंट, एक आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक आपको ऑपरेशन देखने को मिलेगा। कंटेंट के अंदर जो सब टाइप्स है वो 5 हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आपके 6 रहते हैं और ये आपके 6 रहते हैं। और क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहे हैं भाई इन्हीं के, तो आपको ये 5 6 कौन कौन से है ये याद कर लो अपनी चीजें। ठीक है, क्योंकि टीजीटी में भी पूछ रहे हैं, पीआरटी में भी पूछ रहे हैं, तो इसको याद कर। ठीक है, और ये जो है टोटल मिलाकर के कितने यहाँ पर जो है मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, 180 टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, यस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसके बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। सो जो सारी चीजें बता रखी है ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट का, ऑपरेशन का, ये भी कंटेंट का रिलेशन नहीं है क्योंकि रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट से रिलेट करता है। ओके, तो 6 का डी सभी ने दिया है, ये आपको सबने कर रखी है क्या ये सारी चीजें? नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी हम सभी ने पढ़ी है। व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन ए पर्सन लर्न्स द सेम बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर। जब भी हम बेंडूरा की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हम ऑब्जर्व करते हुए सीखते हैं। तो इस जो थ्योरी है इसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। विकारियस लर्निंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर बात हो आपका किसका, मॉडलिंग के बारे में। ठीक है, मॉडलिंग जो शब्द है वो इनके द्वारा दिया गया है। ऑब्जर्वेशन शब्द अगर आ जाए तो वो इनके द्वारा दिया गया है। इमिटेशन अगर आ जाए तो वो इनके द्वारा। ठीक है, ये सारे बात करते हैं अपनी थ्योरी के अंदर। सो इसमें सिंपल सी बात है, 7th का आप यहाँ पर क्या मार्क करेंगे? यस, मॉडलिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेंडूरा की बात आती है तो मॉडलिंग आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, थोड़ा सोच समझ के इसका रिप्लाई करेंगे। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जिसमें वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टिमुलस वगैरह सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये वक्त आ चुका है जब आपके सामने एकदम से टॉपिक के बारे में आए तो आपके सामने पूरा का पूरा टॉपिक एकदम से दिमाग में घूम जाए, वो टाइम आ चुका है। ठीक है, विच टेम्पोरल सीक्वेंस प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल एंड कंडीशन स्टिमुलाई विल मोस्ट अफेक्ट द लर्निंग। ठीक है, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा, ये आपको बताना है। चलिए, हाँ, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, यस, बेंडूरा के अंदर हम पढ़ते हैं बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, 8th की बात करते हैं भाई, साइमल्टेनियस करेंगे, उसको डिले करेंगे, ट्रेस करेंगे या फिर बैकवर्ड करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, हमने वहां पर एक बात करी थी, किसकी, एक्सटिंक्शन की बात करी थी। ठीक है, तो अगर आप चीजों को डिले करेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी जो लर्निंग है उसमें बाधा आएगी। ठीक है, लर्निंग को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा, जब आप विलंबन करते हो, जब आप डिले करेंगे। ओके, सो 8 का जो आंसर है वो ए नहीं आएगा, 8 का जो आंसर है वो 2 आएगा।
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने प्रभावित करने की बात कही है। ओके, तो वो प्रभावित जब होगा जब हमने एक्सटिंक्शन पढ़ा था ना, थोड़ा सा घुमा दिया जाता तो कुछ नहीं हुआ है। तो 8 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट है। पहले कहा था कि थोड़ा सा पढ़ के समझ के बोलना इस चीज को। चलो 9th क्वेश्चन देखो। Which of the following characteristics does not have a positive effect on the process of socialization? समाजीकरण की जब भी प्रक्रिया होती है, कौन सा एक सकारात्मक प्रभाव नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव लाइन आपको इसमें से निकालनी है। सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर तो अच्छी बात है, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल, डेवलपमेंटल ऑफ सोशल एटीट्यूड, डेवलपमेंटल ऑफ सोशल प्रीजुडाइसेस, पूर्वाग्रह, यानी कि पहले के कुछ पूर्वानुमान चले आ रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें चली आ रही है कि भाई ऐसा होता है, जरूरी नहीं है वो सही हो गलत हो। ठीक है, सो 9th का यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात है, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी के सारे स्टेटमेंट आपके अच्छे स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है 9th का डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगेन सोशलाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन सोशलाइजेशन का क्वेश्चन है। समाजीकरण मींस अटेनिंग द मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है। ये जो डेफिनेशन है सोशलाइजेशन की वो किसके द्वारा दी गई है? समाजीकरण का मतलब ये है कि जब भी सामाजिक संबंधों की बात आती है तो उसमें आप परिपक्व हो गए हो, आप मैच्योर हो गए हो। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? फैक्चुअल चीज है यहाँ पर, तो ज्यादा इसमें डाउट में नहीं रहना, हर लोग के द्वारा ये जो है कहा गया है। 10th का यहाँ पर आप लोग डी मार्क करेंगे। यस, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलेंगे भाई। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग? डज नॉट, ठीक है, डज नॉट इसका मतलब क्या है कि आपको एक नकारात्मक लाइन इसमें से निकालनी है। मोटिवेशन इंपेयर्स लर्निंग बिहेवियर, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। मोटिवेशन प्रोवाइड डेफिनेट डायरेक्शन टू लर्निंग बिहेवियर, सीखने के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है आपका जो मोटिवेशन है। मोटिवेशन एनर्जाइज द लर्निंग बिहेवियर, बहुत ही बढ़िया टर्म है ये। मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सेलेक्टिव, चयनात्मक बनाती है आपके व्यवहार को। हिंदी पेडागोजी का कल एक क्लास आएगा। चलो मैम आपने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, टीजीटी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। रुक जाओ, अभी काम कर रहे हैं थोड़ा सा है ना, पहले इसे कर लेते हैं। हाँ 11th का बताओ। हाँ 11th का ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर यहां से भी नहीं समझ पा रहे हो, देखो ये रहा है ना, इससे आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 तो हो गया, 12 की तरफ चलते हैं। Which type of education would be appropriate for socially deprived children? चलिए, socially deprived children है मतलब सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं, तो किस प्रकार की एजुकेशन इन बच्चों के लिए अच्छी रहेगी, अप्रोप्रिएट रहेगी? इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर धार्मिक शिक्षा? किस प्रकार की शिक्षा की आप यहाँ पर बात करते हो? तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, जो आपको अच्छी एजुकेशन दिखाई दे रही है उसको आप चूज करेंगे और एक नंबर आपका हो जाएगा, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आंसर क्या आ जाएगा? 12 का सी आ जाएगा। यस, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन अरेंजमेंट शुड नॉट बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स? टैलेंटेड स्टूडेंट्स प्रतिभाशाली बच्चे हैं भाई, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा चलते रहते हैं। इनके लिए टीचर को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी, वरना वो क्लासरूम में बोर हो जाएंगे। तो किस प्रकार का अरेंजमेंट इन बच्चों के लिए नहीं बना है? कौन सा इन ऑप्शंस में से? अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क, इनको इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इनको काम करने दिया जाए। एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड अप करना किसी भी चीज को। ठीक है, रिमीडियल टीचिंग इनके लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है, या फिर एनरिचमेंट प्रोग्राम। चलिए फटाफट से मार्क करेंगे। हाँ 13 का आप लोग क्या आंसर कर रहे हो? यस, रिमीडियल टीचिंग की इनको कोई भी आवश्यकता नहीं है, इनको कोई भी आवश्यकता नहीं है रिमीडियल टीचिंग की। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अच्छे से खुद से कर पा रहे हैं, तो उनको कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which is not a role of education institution in addressing the needs of children with special need? चलिए, जब भी ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड है, जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं वाले जो बच्चे हैं, उनके संदर्भ में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल नहीं है? ठीक है, क्या रोल नहीं है, तो आपको यहाँ पर निकालनी है एक लाइन जो कि नेगेटिव होनी चाहिए है। एडमिशन टू स्कूल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल के अंदर बच्चों का एडमिशन होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के। प्रोवाइड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बुनियादी सुविधाएं इनको प्रोवाइड करनी चाहिए है। आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड्स एंड एक्सक्लूड देम फ्रॉम मेन स्ट्रीमिंग, समझ गए?
प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, तो एक शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सक्लूड। आप किसी भी हाल में इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, अगर आप एक्सक्लूड को चुनेंगे तो एक नंबर आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो 14 का 3 यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्लियर है? यस, 14 का 3 यहाँ पर आंसर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड? कौन सी विशेषता नहीं है ऐसा बच्चा जो क्रिएटिव है? क्रिएटिव का मतलब क्या है? नवीन आइडियाज, नवीन विचार इस बच्चे के दिमाग में आते हैं, इस बच्चे के दिमाग में मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे किसी भी प्रॉब्लम के, तो वो क्रिएटिव होगा, ठीक है। नई नई चीजें, जुगाड़ू बच्चा आप कह सकते हो। तो कौन सा इससे रिलेट नहीं करता है? डाइवर्जेंट, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, हाई इमेजिनेशन या फिर कन्वेंशनल थॉट, क्या यहां पर रिलेट नहीं करता है इससे? क्या यहां पर रिलेट नहीं करता है? चलिए 515 का यस, ठीक है, क्योंकि देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल सही बात है, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी होती ही होती है इनमें, ठीक है। हाईली क्यूरियोसिटी वाले बच्चे होते हैं, ये इमेजिनेशन की बहुत तगड़ी वाली होती है। कन्वेंशनल थॉट के साथ हम नहीं जाएंगे, ये परंपरागत थॉट का मतलब ये हो जाता है कि जो किसी भी समस्या को सॉल्व करने का जो तरीका चला आ रहा है उसी के तहत जाना, ठीक है, आप ये मान करके चल सकते हो। तो इसके तहत हम नहीं जाएंगे, ये इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे की बात आ गई है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड जनरलाइजेशन डेवलप? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के तहत हम किस पे जाएंगे? हमारी सबसे लास्ट वाले स्टेज पे जाएंगे, दैट इज फॉर्मल। तो 16 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यस, यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। टेलीग्राम पर आपको ये पेपर विद आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। देखो मैं बार बार बोलती हूँ आपसे, है ना, कितनी बार मैंने आपको बोला कि फ्रूइड का जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, आपकी मनोलैंगिक सिद्धांत है जो आपका, वो आपको स्टेजेस का नाम सीक्वेंस में याद रखना है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ठीक है, कहां पर है? ढूंढो इस चीज को। ओके, सो आपको नाम यहाँ पर क्लियर कट पता होनी चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ओरल है, फैलिक नहीं आता, एनल नहीं आता पहले, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है 17 का। यस, 17 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू डिसेबल्ड बट इट इज ऑल्सो मीन नो एक्सक्लूजन ऑफ एनी चाइल्ड। भाई समावेशन का मतलब क्या है? ये केवल सिर्फ दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है। इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए आप सारी चीजें करेंगे। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को आप एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका ये जो लाइन वगैरह है वो किस में लिखी गई है? एनसीएफ में लिखी गई है, एनसीईआरटी में लिखी गई है, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ? चलिए, किस में ये लिखी गई है ये आप बताएंगे। चलिए मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन साइड आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, साइड आ रहे, क्या आ रहे? हाँ भाई देखो, ये सब मैंने करवाया हुआ है, ये सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। 18 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में इसका कंप्लीटली जिक्र है। अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द एक्विजिशन ऑफ अर्थमेटिकल स्किल। अर्थमेटिकल स्किल दैट मीन्स मैथमेटिकल स्किल, और मैथमेटिकल स्किल की बात आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे तौर पर हम जाएंगे डिस्कैलकुलिया में। सो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 सेकेंड सोचने का और 5-6 सेकेंड बबल करने का, बाकी का टाइम बचाओ, क्योंकि मैथ के अंदर काफी टाइम कंज्यूमिंग वाले सवाल आ रहे हैं। मैच द स्टेज ऑफ मोरालिटी। चलिए, मोरालिटी की बात हो रही है कोलबर्ग की, ये लेवल है, यहाँ पर स्टेज की बात नहीं कर रहा है, सो डोंट गेट कंफ्यूजन। ओके, ये लेवल है। कौन सा लेवल, कौन सा ये जो स्टेज है किस लेवल के अंदर पड़ता है, ये आपको इनके तहत चूज करना है। चलिए, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। गुड इंटरपर्सनल मतलब अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करना, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज, तो ये तीसरी अवस्था है आपकी। और अगर लेवल की बात करें तो सेकंड नंबर का लेवल है। सो ए के साथ जाएंगे, मैं सेकंड पे जाऊंगी मैं, ठीक है। एक के साथ मैं जाऊंगी सेकंड पे, और कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड और फोर्थ में लिखा हुआ है, तो ये कट गया और ये कट गया। चलो, इंडिविजुअल और एक्सचेंज जो है आपकी, वो आपकी ये कौन से नंबर की है भाई? सेकंड नंबर की स्टेज है, और लेवल आपका कौन सा रहेगा? 1 वाला। और 1 वाला कहां पर है? ये 4th आंसर आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सब आपके लेवल 3 की है, ठीक है। 5वां है ये, और ये 6वां है स्टेज की अगर बात करें। चलिए ठीक है मयंक राजपूत, ओके, क्वेश्चन हो गया डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैचिंग करना था सिर्फ आपको। हाँ जी, 21 क्वेश्चन पे देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव्स की बात हो रही है। दो प्रकार के मोटिव्स की हम बात करते हैं, एक आपका बायोलॉजिकल होता है, एक आपका सोशल होता है, या फिर आप कह सकते हो एनवायरमेंटल होता है। बायोलॉजिकल वो होता है जिसके बिना, वो आपका मतलब बेसिक होता है, ठीक है। वो तो कौन सा नहीं आपको बताना है, यूनिवर्सल नहीं होता, इनबोर्न नहीं होता, एसेंशियल नहीं होता, या फिर दे आर नॉट रिलेटेड विद होम्योस्टेसिस इन द इंडिविजुअल। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है लाइक बैलेंस्ड की स्थिति एक तरीके से होना, ठीक है, बैलेंस्ड की स्थिति में नहीं है कोई भी पर्सन। चलिए मैम जी ऑप्शन रोंग है जी, कौन सा ऑप्शन रोंग है? कोई भी ऑप्शन रोंग नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। 21 का आंसर देंगे, यस ठीक है। फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज भी बायोलॉजिकल है तो तीनों की तीनों आप ऊपर की जो स्टेटमेंट है इसको बिल्कुल करेक्ट मानती है, और जो फोर्थ वन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं आएगा। 21 का सी मार्क मत करो, क्योंकि वो तो एसेंशियल होता है, बायोलॉजिकल है। आपकी जो भूख है वो एसेंशियल होती है, आपका सोना इज एसेंशियल, ठीक है। आप अगर पानी पी रहे हो, आप अगर थर्स्टी हो, आपको प्यास लगी है, तो वो आपने एक्वायर नहीं किया है, वो आपके अंदर है, वो इनेट है। भाई भूख लगना, सोना, ठीक है, ये सब क्या है आपका इनेट चीजें हैं, तो वो बायोलॉजिकल है, तो ये सारी चीजें आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे 22 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन देख रहे हो किस तरीके से आने लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से एक ही सवाल पूछ लेंगे, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नहीं है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी नहीं है, या फिर राइट टू एजुकेशन नहीं है। कौन सा नहीं है यहाँ पर? 22 का आप यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे। चलिए चलो चलो चलो, अरे गूगल करो भाई, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। एसएसटी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, संस्कृत चाहिए, सब अवेलेबल है, ठीक है, विद आंसर कीज अवेलेबल है। हाँ 22 का ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन की बात नहीं करते हैं, बाकी बढ़िया लाइन है। विच सब कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस अंडर द स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, जिसको सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की थ्योरी भी कहा जाता है। ट्रायर्किक थ्योरी मैंने कहा था कि होवर्ड गार्डनर को ही मत उसके अंदर फंसे रहना, सारी की सारी थ्योरी आपने करनी है, और ये थ्योरी काफी फेमस थ्योरी आप कह सकते हो। इससे सवाल काफी देखने को मिल जाता है जब भी एस्टेट की बात आती है। और इनके ना 3 प्रकार के लाइक कंपोनेंट है, उसके सब कंपोनेंट्स भी हैं, जो कि मैंने नोट्स में भी आपको सारी चीजें दे रखी है और आपको करवाया हुआ भी है, ठीक है। तो कौन सा इसका हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। हाँ हाँ ये नहीं आएगा शिवानी, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, कौन सा सब कंपोनेंट नहीं है? मेटा नहीं है, किसकी बात हो रही है? कंपोनेंशियल की बात हो रही है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात हो रही है, ओके, कंपोनेंशियल की बात हो रही है। चलिए, जिसका दूसरा नाम एनालिटिकल भी है, तो इसका मेटा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, या फिर नॉलेज एक्विजिशन नहीं है। सो 23 के साथ आप जाएंगे, मेटा होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मेटा है, परफॉर्मेंस है, और नॉलेज एक्विजिशन भी है। जो नहीं है वो आपका कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट है। जब आप इनके सब कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एज इट इज लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ? 23 का 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 24। Which of the following examinations are the basis of CCE? कौन से एग्जामिनेशन आप फॉलो करेंगे जब भी सीसीई की बात करेंगे? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है। रिटर्न, ओरल, बिहेवियर या फिर प्रैक्टिकल? चलिए कौन सा आप इसमें से एक्सक्लूड करेंगे, कौन कौन से को आप इंक्लूड करेंगे? 24 का आंसर यहाँ पर मार्क करेंगे। चलिए यस देखो ये सारी बढ़िया चीज है, रिटर्न भी, ओरल भी, बिहेवियर भी और प्रैक्टिकल भी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। 24 का यहाँ पर जिसने भी बी दिया है मत दो, ठीक है। 24 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 25 क्वेश्चन के पास। Which of the following statement is not correct in the context of development? जब भी विकास की बात आती है तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम का ये उत्पाद है, या फिर बाद का जो डेवलपमेंट है, बाद का जो विकास है वो ज्यादा क्रिटिकल है, अर्ली नहीं है। शुरुआती विकास इतना जरूरी नहीं है, बाद का विकास होना चाहिए। शुरुआत में चाहे लटक जाए विकास, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बोल रहे हैं, ये मैंने नहीं बताया। ये डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हेड टू फुट, और ये जो सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज है इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बताएंगे और इसका आंसर बताएंगे। थर्ड और फोर्थ को तो लिख भी मत देना भूल से भी, ठीक है, ये गलती मत करना। चलो नोट पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल गलत बात है कि जो बाद का विकास है वो ज्यादा जरूरी है, पहले का विकास ज्यादा जरूरी है। अगर स्टार्टिंग में दिक्कत होगी तो बाद के विकास का क्या करोगे, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बी, ओके। अब आप मुझे इनका नेमिंग करके बताओ, चलो चलो नेमिंग करो जल्दी जल्दी।
ठीक है, हेड टू फुट जो आपका होता है सिर से पैर तक उसको क्या बोलते हैं, और जो आपका अंदर से बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं। ओके 26 क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं हम, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। जब भी हम एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं 8 स्टेजेस की बात करी एरिक्सन ने, पीछे भी इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। यस अग्रोहिया आपकी भावनाओं को मैं समझ गई हूं, बट आपने स्पेलिंग कतई गलत लिख दी है, ठीक है। यस कैफेलोकोडल है और प्रॉक्सिमोडिस्टल है, यस ठीक है, स्पेलिंग सबकी गलत है, कोई बात नहीं, वहां पर आपको लिखना नहीं होता, चूज करना होता है, बट फिर भी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एरिक्सन की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट है, ठीक है। जब भी एडोलेसेंस की बात होती है तो ईगो आइडेंटिटी एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्या ये सही है। ईगो आइडेंटिटी इज ए नेगेटिव, क्या ये नकारात्मक है, क्या ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर जस्ट आ साइको सोशल एस्पेक्ट, क्या इसको आप यहां पर मार्क करेंगे। यस ठीक है, तो 26 का आप यहां पर क्या आंसर मार्क करेंगे, एक पॉजिटिव आपका एस्पेक्ट आप यहां पर कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 27 के साथ। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू द इंटेलिजेंस टेस्ट। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखेंगे, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर, बुद्धि परीक्षण के ऊपर। अलेक्जेंडर पासलम टेस्ट इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट, आपको नॉट करेक्ट बताना है कौन सा गलत है। वर्बल टेस्ट आपके इधर इंडिविजुअल ग्रुप दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों हो सकते हैं, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, अशिक्षित व्यक्ति जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते हैं, चलिए नहीं कर सकते हैं ये आपको बताना। हाँ यस 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 बहुत बढ़िया, यस सुशीला बिश्नोई बहुत बढ़िया, कैफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टर, वेल डन। हाँ जी 27 का आप लोग क्या मार्क कर रहे हो, यस 27 का सी मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है भाई इलिटरेट पीपल, क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है बेसिकली आप पिक्चर्स के थ्रू आप परफॉर्म करते हो चीजों को, ठीक है, आप फाइंड फिगर आउट करते हो। और वर्बल में फिर आप जा सकते हो भाई, वहां पर अगर इलिटरेट है तो फिर आपको दिक्कत आएगी वर्बल के अंदर, लेकिन ये कह रहा है कि आप परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। सो 27 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा, अगेन आपका बेंड्यूरा आ गया भाई, इससे पहले भी आया ना, हाँ आया है। विच इज नॉट ना इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। चलो अटेंशन डिटेंशन मोटिवेशन और कंजंक्शन कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, और ये ना मॉडलिंग के कुछ कंपोनेंट है जो आपके सामने लिखे गए हैं, आपको चारों के चारों कंपोनेंट मुझे अरेंज करके कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि ये जो सीरियल है ना भाई इस तरीके से आपको करना है, वो जो क्रम है वो पूछा गया है पहले, ठीक है, वो पूछा गया यहां पर पहले। चलिए चलो देखो अटेंशन प्रोसेस है, रिटेंशन प्रोसेस है, मोटिवेशन है, फिर कंजंक्शन है, तो आंसर तो क्या आ जाएगा 28 का, यस 28 का आंसर आ जाएगा आपका 4 कंजंक्शनल प्रोसेस, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब आप मुझे फटाफट से अरेंज करेंगे भाई, ठीक है, अटेंशन डिटेंशन मोटिवेशन और एक इसमें से गायब है, एक बार मुझे जल्दी से बता दो कौन सी चीज इसमें से गायब है और वो किस नंबर पर आएगी, ठीक है, ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर ही आएगा, एक बार मुझे जल्दी से बता दो। हाँ यस चलो जल्दी से बता दो भाई एक बारी, ठीक है, आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4, लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा 4। चलो आई थिंक 30 मिनट के अंदर हम इसको खत्म कर लेंगे। व्हेन द लर्नर लर्न अ टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिजायर, मतलब कोई इच्छा नहीं है सीखने की, ऑटोमेटिकली आप कोई भी चीज सीख रहे हो, आपने कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी, बस आपने सीख लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार की लर्निंग है। तो ये जो लर्निंग के प्रकार है ना आपको पीआरटी में भी देखने को मिले थे, टीजीटी में भी देखने को मिले थे, और अब यहां पर भी आ गए हैं, तो इसको मास लर्निंग कहा जाता है, होल लर्निंग कहा जाता है, चलो या फिर पार्ट लर्निंग कहा जाता है, फिर इंसिडेंटल लर्निंग कहा जाता है। तो 29 का आंसर आप लोग क्या करेंगे भाई, ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, वो इंसिडेंटल है, ठीक है, क्या है वो इंसिडेंटल लर्निंग आपकी होगी, अभी आपने उसकी प्लानिंग नहीं करी थी बट ऑटोमेटिक वो चीजें आपकी हो रही है। सो हम क्या जाएंगे इसके साथ, हाँ अटेंशन डिटेंशन रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है, कोई नहीं बता रहा इधर, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब है। 30th करेंगे भाई, अटेंशन होता है, फिर सेकंड नंबर पर रिटेंशन होता है, देन रिप्रोडक्शन होता है, एंड देन होता है 4th नंबर पर आपका मोटिवेशन, ठीक है। चलो
अभी किसी को कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, हम काम की चीजें कर रहे हैं, बाद में बताना क्या रिप्लाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है, तो शिक्षण का समर्थन कौन सा आपका नहीं करता है, ठीक है। डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, करिकुलम का अडेप्टेशन और नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज। चलिए, आप यहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कर रहे हो, उसके संदर्भ में किस स्टेटमेंट के साथ आप नहीं जाएंगे, ये पूछा गया 30th में। हाँ, इंसिडेंटल, यस। चलिए, होल लर्निंग नहीं आएगा सीमा, वो पहले से ही बोल रहा है खुद से ही, भाई मैं इंसिडेंटल हो रहा हूं, मैं एकदम से ऐसे ही हो रहा हूं, ठीक है। इंसिडेंट का मतलब समझते हो। चलिए, 30 का आंसर क्या मार्क कर रहे हो? 30 का ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ नहीं जाएंगे। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बिल्कुल बात करते हैं। करिकुलम हम सभी बच्चों के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल बात करते हैं। हर बच्चे की एबिलिटीज एक टीचर को पता होनी चाहिए कि कोई बच्चा जो है वो किस प्रकार से सीखता है, क्या उसकी एबिलिटीज है, कितनी उसकी चीज क्षमता है, ठीक है, क्या उसके साथ सारी चीजें, आपको कितना उसके साथ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सब एक टीचर को पता होना चाहिए। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हम नहीं जाएंगे। डन। सो हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन फिनिश कर लिया। आई थिंक हमने विद इन 30 मिनट्स कर लिए हैं, बहुत ही बड़ी बात है ये, 40 हो गए हैं।